नहीं मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो। ठीक है, जजाक, थैंक यू। डीएसआर पढ़ना शुरू किया था मेरे बच्चों? अभी पढ़ना नहीं शुरू किया था मेरा ख्याल है। अभी सिर्फ डिस्कशंस हुई थी, ऐसा ही था कुछ। नहीं बेटा, कल सारा डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसका पेपर देखने वाला रह गया। क्योंकि मॉडल पेपर अगर आई कैप ने दे रखा है तो एक शक्ल देख भी लेनी चाहिए उसकी कि इसमें क्या कुछ बताया गया। सबसे पहले मेरे बच्चे, ये जो ऊपर की इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ पेपर के लिए नहीं, ये आपने थ्रू आउट द सेशन यहाँ पर भी लाजमी तौर पे फॉलो करनी है। कल मैंने बी लॉ में तो बता दिया था, क्योंकि वहां पे पेपर डिस्कस हो गया था एक, चाहे वो पुराना ही था। लेकिन डीएसआर में क्योंकि पेपर डिस्कस नहीं हुआ था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने अपना कोई भी टेस्ट दिया ब्लू बॉल पॉइंट में, अदर देन ब्लैक बॉल पॉइंट, वो टेस्ट चेक ही नहीं होगा। किसी टीए की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उस टेस्ट को चेक करके आपको वापस करने की। वही टेस्ट चेक होगा जो ब्लैक बॉल पॉइंट से लिखा हो। याद रखोगे? और इसकी कोई माफी नहीं है। हाँ, अगरचे आपको कोई फाइन नहीं होगा, लेकिन आपने अपना टाइम जाया ही किया होगा। तो एक तो मेरे बच्चे, बेसिकली आपने ये याद रखना। कहता कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जाहिर बात है, मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो बैठे नहीं हूँ। 8 सवाल हैं, उसमें से 5 करने हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्या होंगे? कंपलसरी, आपने लाजमी करने हैं। कहता ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 3 घंटे और 15 मिनट, विच इंक्लूड 15 मिनट्स, यानी कि इसी में शामिल है। ये नहीं कि 3 घंटे 15 मिनट पेपर का टाइम है और इसके अलावा कुछ और भी टाइम आपको दिया जाएगा 15 मिनट, नहीं। वो कहता है कि ये 3 घंटे 15 मिनट जो दिए गए हैं, इसी में इंक्लूड है 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। मेरा ख्याल है कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले कैफ का दे रखा है पेपर। उनको पता है कि जब पेपर उनके सामने आता है तो सिर्फ पेपर ही आता है, आंसर शीट नहीं आती। और उनको 10-15 मिनट दिए जाते हैं कि भाई इसको देख लो, लेकिन बेचारों के औसान वैसे ही खता होते हैं। देखने की कोशिश करते हैं पेपर, लेकिन वो दिखता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ये मेरे साथ भी हुआ करता था। आधा पौना घंटा पता नहीं चलता था कि हम आई कैप के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वापस, और फिर समझ आती थी, फिर माशाल्लाह, फिर या आप नहीं या गाक नहीं है। उसके बाद ये तो मेरे बच्चे आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है ना। आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो बच्चे करते हैं पेपर के अंदर। वो क्या करते हैं माशाल्लाह, यहीं पे टिक कर करके ना छोड़ देते हैं, यहीं पे ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, फलाना ऑप्शन सही है, और उसको उतारते नहीं आंसर शीट के ऊपर। क्या फायदा उसका? है? आगे फिर सर को, सर मैंने ये कर दिया सर, जितना मर्जी रो हूँ सर की करनगे उसे। क्या सर कुछ कर सकते हैं? है इख्तियार के सर का कुछ जाके आई कैप को कॉल करेगा, भैया हमारा बच्चा भूल गया है, उसे आंसर शीट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, तो समझ लिए लिखा है? बड़े करीबी ताल्लुकात हैं उस्ताद के उनके साथ। तो इस तरह की मेरे बच्चे याद रखना, ये ब्लंडर नहीं करना। आपने हर चीज आंसर शीट के ऊपर लाजमी उतारनी है। हाँ, तरीकाकार क्या होता है, जैसे अगर ये देखेंगे रोमन में उसने नंबरिंग दी हुई है। आगे उसका ऑप्शन है ए बी सी, जिस जिस तरह दिया हो। जैसे वहां पे आप जब आंसर लिखेंगे इसका, जो एमसीक्यूज हैं, तो आपने पहले का किया और उसका ऑप्शन ए आपने लिख दिया। इसी तरह दूसरे का किया और उसका ऑप्शन बी सी जो भी होगा वो लिख दिया। यार कोई फिर आखिर तक पूछते रहते हैं, अच्छा सर उसको जो एक्सप्लेन करना है, फलाना करना है, तो हम कुछ नहीं करना बस। यानी कि वो पूरा नाम लिख दें, आगे कुछ नहीं नाम लिखना, सिर्फ नंबरिंग लिखनी है। याद रखोगे इस बात को? ले बेटा, उसके बाद ये गिनो, इसके एमसीक्यूज कितने हैं? अभी तो गिने तो है नहीं। आप झूठे हो कि सच्चे हो? 15 है। लेकिन बात का तो कोई 1.5-1.5 नंबर का भी होता है, 2-2 नंबर के भी एमसीक्यूज होते हैं। तो जैसे बिलॉ में होता है, लाजमी नहीं कि 15 एमसीक्यूज 15 नंबर के ही हों। बात का कम एमसीक्यूज ज्यादा नंबरों के भी हो सकते हैं। याद रखोगे इसको? तो खैर, ये यहाँ पे तो फिलहाल उसने मॉडल पेपर में 15 ही दिए हुए हैं। अब आए मेरे बच्चे सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। सब्जेक्टिव पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके कहाँ तक गया हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 तक चलें, वापस आते हैं।
वालेकुम अस्सलाम बेटा। नहीं मेरे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आपको लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, याद है कल हमने डिस्कस किया था कि दो सिचुएशन होंगी वहां पे। एक तो मैंने आपको मॉडल पेपर का बताया था एनालिसिस करके कि मॉडल पेपर के लिहाज से कितने परसेंट नॉलेज आएगा और कितने परसेंट एप्लीकेशन बेस आएगा, और एक ओवरऑल बताया था कि जो सिलेबस के लिहाज से है ओवरऑल कितने परसेंट नॉलेज है और कितने परसेंट पेपर के लिहाज से। मैंने आपको बताया था कि 50-50 है, 50-50 है। जो मॉडल पेपर दिया है उसमें 50% आपका नॉलेज बेस है और 50% उसमें एप्लीकेशन बेस है। वो कैसे, अभी आप देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। आपको लग रहा है कि ये नॉलेज बेस होगा? जाहिर बात है मेरे बच्चे, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक थोड़ा सा सिनेरियो दे दिया, उसके बाद उसने क्वेश्चन दे दिए। देखिए मेरे बच्चे, ये जो दो क्वेश्चन है कितने मार्क्स के हैं? 15 नंबर के। यानी कि पहला पहला क्वेश्चन आपको सिनेरियो बेस आ गया और 15 नंबर का। अब मेरे बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखकर जरा शक्ल देखकर मुझे बताएं कि ये नॉलेज बेस होगा या एप्लीकेशन बेस होगा? नॉलेज बेस होगा। जाहिर बात है कि इसमें कौन सी एप्लीकेशन, कुछ बनाया नहीं उसमें, सिनेरियो नहीं दिया उसका, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है। अच्छा, ऊपर 15 नंबर से मेरे बच्चे। अब इसके तरह मार्क्स काउंट करो, ये कितने हैं? 10 और 15। क्या ये दोनों आपस में नील हो गए? ऐसे ही। अब नेक्स्ट देखो मेरे बच्चों, दूसरा सवाल क्या लग रहा है आपको, नॉलेज बेस या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन। जाहिर बात है, एक सिनेरियो दे दिया उसने। अब ये कितने नंबरों का है? 12 नंबरों का। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या लग रहा है, नॉलेज बेस या एप्लीकेशन? नॉलेज बेस। ये कितने नंबर का है? 6, 5, 11 और 3। तो इसका मतलब 2 नंबर यहां पे अभी नॉलेज बेस एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, ऐसे ही ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या लग रहा है, नॉलेज बेस या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन। कितने नंबरों का? 12 और 15। ऐसे ही मेरे बच्चे, इसमें से माइनस कर दो 2 जो पहले, इसके बाद 13 नंबर का भी एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। अब आखिरी मेरे बच्चे नॉलेज बेस देखो, 10, 14। तो 1 नंबर फिर भी किसका बढ़ गया? नॉलेज। आपको ये कल बताया था कि जो मॉडल पेपर है उसके लिहाज से तो 50-50 है तकरीबन, बल्कि 51% है जो इसका, और एप्लीकेशन 49 है। लेकिन जो सिलेबस दिया हुआ उसके लिहाज से कल मैंने आपको बताया था तकरीबन 40% आपका नॉलेज बेस होगा और 60% तक आपका एप्लीकेशन बेस होगा। क्या रखोगे? अब एक और चीज आपने दिमाग में रखनी है, पेपर में जहां पे वो आपको कहेगा कि इस क्वेश्चन की मुझे एग्जाम्पल भी दो, तो फिर एग्जाम्पल देने की कोशिश करनी है, बिला वजह वहां पे रस्तू बनने की कोशिश नहीं करनी। हो आप इस पे शक ही नहीं किसी को। आपको घर वालों को शक होगा, यकीन कर लो मुझे आप पे कोई, आपकी शक्तियों पे कोई शक नहीं है। देखो मेरे बच्चे, पेपर में कोशिश करना कि जहां पे एग्जाम्पल मांगे सिर्फ वहीं पे एग्जाम्पल देना, याद रखोगे? क्योंकि यहाँ पे पहले कभी जो थ्योरी का पेपर होता है ना उसमें एग्जाम्पल नहीं मांगता। लॉ है या हमारा ऑडिट है उसमें एग्जाम्पल ही नहीं मांगता वो। लेकिन इस पेपर के अंदर कहीं कहीं क्वेश्चन के अंदर उसने एग्जाम्पल भी मांगी हुई है। अगर कहीं पे एग्जाम्पल मांगेगा आपने उसको, हाँ कहीं पे शौकिया तौर पे एग्जाम्पल देना चाहे वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिला वजह इस तरह का उसको बताने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा, जब पहले मैं बीएमबीएस पढ़ाया करता था, ये बड़ा हैवी पेपर हुआ करता था इसका, जो पहले खत्म हुआ वो भी कैफ 4 का ही पेपर था, उसका जो पुराना दर्जा था 21 स्कीम से पहले। तो उस पेपर में एक मैंने एक पेज बनाया हुआ था, उसके ऊपर बताया हुआ था कि अगर कहीं पे डिस्क्राइब कह दे, एक्सप्लेन कह दे, लिस्ट कह दे, तो आपने कैसे उसको आंसर करना है। मैं कोशिश करूंगा वो पेज ढूंढ के वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, ताकि आप एक दफा देख लें कि अगर वो किस तरह के अल्फाज बोलेगा क्वेश्चन में, तो फिर हमने उसका आंसर कैसे करना है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा उसका, तो कहाँ पे एग्जाम्पल अगर खुद से भी देना चाहें तो कहाँ पे एग्जाम्पल बीच में ऐड कर देनी चाहिए। अब जरा देखिएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें तो कोई, वो तो पहले सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, उसमें क्या एग्जाम्पल पूछनी है उसमें। अच्छा, एग्जाम्पल ज्यादातर वहां पे पूछेगा जो ज्यादातर, ये नहीं कि जहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो कि ये चीज बताओ इसके साथ एग्जाम्पल भी दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखिएगा, कोई है कहीं पे एग्जाम्पल का जिक्र? हाँ, पहले 2 में तो नहीं है। इसके मॉडल सोल्यूशन भी पड़े होंगे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब देखिएगा क्या सोल्यूशन के अंदर उसने एग्जाम्पल देने की कोशिश की जहां पे मांगी नहीं उसने। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका पार्ट ए भी देखिएगा सोल्यूशन, पार्ट बी भी देखिएगा, वैसे ही देख लीजिएगा, ये नहीं कि अभी आपने देखना है कि मुझे आता भी है कि नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन पार्ट 3 का जब सोल्यूशन देगा वो लाजमी तौर पर, अगर मेरे बच्चे उसने पूछा हुआ है कि सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन विद ए रेलिवेंट एग्जाम्पल, तो फिर लाजमी तौर पर उसने क्या किया होगा, एग्जाम्पल भी दिया होगा। अच्छा, जब वो कहेगा ना कि सपोर्ट करो एग्जाम्पल के साथ, तो एक आप कोई एक से ज्यादा एग्जाम्पल भी, 2 भी दे सकते हो, ये नहीं कि माशाल्लाह एग्जाम्पल ही लिखना शुरू कर दो वहां। क्योंकि मेरे बच्चे, खुदा ना खासा अगर पहली एग्जाम्पल गलत होगी दूसरी सही होगी, वो उसको भी मानेगा। वहां पे ये नहीं होता कि अगर आपने कोई एग्जाम्पल दी हो पहली ही गलत होगी तो कहेगा बस मैंने आगे चेक ही नहीं करना।
नहीं मेरे बच्चे, आपके एक्चुअली ना दिमागों को वहाँ पे चेक किया जा रहा होता है, आपकी जहानत को चेक किया जा रहा होता है आई कैप के पेपर के अंदर। तो इसलिए मेरे बच्चे वो चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि अगर कोई मसला नहीं, अगर पहली एग्जाम्पल दी उसमें गलती होगी, दूसरी एग्जाम्पल उस बच्चे ने बिल्कुल सही दे दी, इट्स ओके। तो यही वो चाहता था, उसको मिल गया। तो रेलिवेंट चीज चाहे उसको इनरेलिवेंट चीजों के बाद भी मिल जाए, वो उसको कंसिडर किया करता है। तो मेरा इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करनी है, एग्जाम्पल देनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन को तो रहने दो, नॉलेज बेस में फिर जाए। फिर मैं देख रहा हूँ कि यानी कि ज्यादातर एग्जाम्पल नॉलेज में पूछ रहा है या एप्लीकेशन में? नॉलेज में। ध्यान रखना, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज पूछ रहा है, वो कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड में पूछ ही रहा हूँ, तो किताब में मैंने एग्जाम्पल, क्योंकि जगह जगह पे एग्जाम्पल दिया उसने, कोई भी टॉपिक समझाया उसके साथ एग्जाम्पल भी दिया। वो कहेगा मैं जब स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज पूछ रहा हूँ तो साथ एग्जाम्पल भी दे दो, फिर लगे हाथ तो। वो लाजमी नहीं कि किताब वाली ही हो, तो रेलिवेंट एग्जाम्पल की बात करेगा। किताब वाली याद करके दे दोगे तो अच्छी बात है। तो बेटा जरा पहला क्वेश्चन देखो, फॉर ईच मॉडल प्रोवाइडेड कोर ऑफरिंग एंड रेलिवेंट एग्जाम्पल। पहले क्वेश्चन में इसके पार्ट ए में ही उसने एग्जाम्पल पूछे, क्या उसके बाद पार्ट बी और सी में एग्जाम्पल दी गई? पूछिए उसने एग्जाम्पल हो, यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल की बात नहीं है, ऐसे ही ना? इसका मतलब एग्जाम्पल कहाँ पे दी गई होगी? सिर्फ यहाँ पे। नहीं समझ आ रही मेरा ख्याल बात। तो एग्जाम्पल कहाँ पे देंगे? जहाँ पे वो मांगे। यहाँ पे भी उसने मांग ली कि एग्जाम्पल दो। हो सकता है ऊपर भी हो, लेकिन ऊपर कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिनेरियो वो सारा आपने उसको अपने दिमाग से ही बताना होता है। एग्जाम्पल का मतलब कि खुद से सोचो, कुछ एग्जाम्पल दे दो, अपना दिमाग लड़ाओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ तो आप दे ही रहे हो, लेकिन अपना तो थोड़ा सा दिमाग लड़ा के मुझे तो चीज़ें भी बता दो। तो यहाँ पे तो मेरे बच्चे जाहिर बात है कि पहले आप सारा माशाल्लाह दिमाग लड़ा रहे हो, तो यहाँ पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किताब की चीज़ें बता रहे हो, तो फिर वो ज़्यादातर एग्जाम्पल मांग रहा है कि यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल भी दे दो। तो यहाँ पे भी उसने एग्जाम्पल मांग लिया। तो जहाँ पे एग्जाम्पल मांगे वहाँ पे एग्जाम्पल प्रोवाइड की जाएगी, कोई दिक्कत? पढ़ना शुरू करें। ले बेटा थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी जो डेडलाइन है वो है 31 जनवरी। कोशिश होगी 31 जनवरी तक ही सिलेबस लेके जाए। छोटा पेपर नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इसके 21 चैप्टर हैं। 17 आपको नजर आ रहे हैं, 4 भी नजर आ रहे हैं। देखो चैप्टर के तौर पे नहीं, एनेक्सर्स के तौर पे। तो मेरे बच्चे इन दोनों को हमने करना है। तो इसलिए लेकर जाएंगे जो भी हो, बड़े सुकून से आहिस्ता आहिस्ता उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे सिलेबस खत्म करने की बात ना करें, सिलेबस तैयार करने की बात करें। दोनों में फर्क होता है, याद रखना। खत्म किया जा सकता है, जैसे आप खत्म करते हो 10 रिव्यू ने कर दी मैंने, ये खत्म ही किया आपने। तो तैयार करने वाला बंदा चाहे 2 रिवीजन करे, लेकिन उसने तैयार किया होता है। खैर वापस है, ले बड़ा चैप्टर नंबर 1 यहां से शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस, ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है, कुछ डाटा की टाइप्स की बात होगी, ये तो आज ही शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। फिर डाटा की कैटेगरीज की बात होगी, मिलती जुलती बातें हैं। टाइप्स और कैटेगरीज में कोई बहुत मीन्स मान का फर्क नहीं होगा, ये मिलती जुलती बातें ही। टाइप्स और कैटेगरी में क्या फर्क डाल सकता है वो, कितना? सोर्सेस ऑफ डाटा, कहाँ से डाटा हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसकी भी बात होगी। इंपॉर्टेंस क्या है डाटा कलेक्शन की, क्यों डाटा इकट्ठा किया जाता है, डाटा होता क्या है, ये सारा। और एथिकल कंसिडरेशन इन डाटा कलेक्शन, ये नहीं कि डाटा इकट्ठा करते रहो और अन्य वाई इकट्ठा करते रहो। कुछ अखलाकियात भी होती हैं डाटा इकट्ठा करने में। जैसे मान लो जब आप सीएफई में एडमिशन लिया, क्या आपसे मेडिकल रिकॉर्ड मांगा? अनएथिकल है सर, आपने क्या करना है मेरे मेडिकल रिकॉर्ड का? तो जाहिर बात है यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो डाटा इकट्ठे करते वक्त हमने क्या रखना है, कुछ अखलाकियात को भी मद्देनजर रखना है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपने डाटा दिया, अपना सीएनआईसी वगैरह सारा जमा करवाया हो, और सीएफई वालों ने उसके ऊपर सिम्में निकलवाई हो, लगना बड़ी अखलाकी हरकत की है सीएफई ने। तो इस तरह की मेरे बच्चे डाटे के साथ कुछ गैर अखलाकी हरकतें भी हो सकती है, इसको भी देखेंगे इसमें क्या है। और ये जो एरिया है ना, ये हमारे बी लॉ से उठ के आया हुआ है यहाँ। ये डाटा कलेक्शन वहाँ पे, ये सारा एक लॉ था, वो पूरे का पूरा चैप्टर था, आधा हिस्सा था चैप्टर का, वो सारा वहाँ से डिलीट करके उन्होंने यहाँ पे ला के फिट किया हुआ। ले बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि डाटा कहते हैं किसको है। उस दिन के हम डिस्कस तो करते आ रहे हैं कि डाटा डाटा, लेकिन डाटा होता क्या है? कहता है कि डाटा रेफर टू रॉ। यहीं पे रुक जाते हैं फिलहाल। क्या आपने कभी लफ्ज रॉ सुना पहले? कहाँ पे सुना आपने लफ्ज रॉ? है ना? ना मेरे बच्चे, ISI के ऑफिशियल पेज के ऊपर ये धमाके रॉ ने करवाए हैं, ऐसे ना मेरे बच्चे? पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, इसके पीछे कौन है? ये रॉ है। तो रॉ किसको कहते हैं? कोई ऐसी चीज जो अपनी कंप्लीट शक्ल में ना हो, खाम हालत में, उसको हम रॉ कहते हैं। यानी कि शायद उसका कोई अभी यूज नहीं है उस तरह का, लेकिन वो चीज अवेलेबल है। ये मेरे बच्चे अगर हम देखें, क्योंकि वो डाटे को रॉ कह रहा है, यानी कि डाटा कुछ रॉ, आगे अल्फाज वो भी देखते हैं क्या मतलब है। अगर हम देखेंगे कि जब हम कोई चीज बनाने जा रहे होते हैं मेरे बच्चे, कोई फिनिश गुड्स आप बनाते हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हो?
रॉ मटेरियल है, यानी कि यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम कुछ बनाने जाएंगे, मतलब हम कहीं कोई इंफॉर्मेशन वगैरह बनाने जा रहे होंगे, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन वो जो फिनिश गुड्स बनाने जा रहे होंगे उसके लिए यूज क्या करेंगे, रॉ डाटा, लेकिन उसके लिए लफ्ज क्या होगा, रॉ डाटा। तो इसी तरह में बच्चे रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी मटेरियल, इससे हम इसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं। देखो डाटा भी क्या किया करेगा, डाटा एक प्रोसेस से गुजरा करेगा और क्या बना करेगा, इंफॉर्मेशन बना करेगा। जिस तरह बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई रॉ मटेरियल है वो एक प्रोसेस से गुजरता है और उसके बाद क्या बनता है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह मेरे बच्चे कोई भी, चलो ये तो कोई एक चीज होगी, अगर हम कहेंगे अगर आपने चॉकलेट बनानी है तो उसके लिए ये कोकोआ भी होगा, उसके लिए शुगर भी होगा, उसके लिए मिल्क भी होगा। ये सारे रॉ मटेरियल के तौर पे आपने इसको ऐड किया, एक प्रोसेस से गुजारा। ये नहीं होगा कि ये तीनों चीजें लाके अगर मैं रख दूं और उनको कहूं कि जादू करूं उसके ऊपर कोई टूना शूना करूं, हो जा हो जाएगा। कहेंगे सर नहीं नहीं सर, वो जो करामाती लोग होते हैं ना उनका ये प्रोसेस ही होता है। हो भी सकता है सर, फिलहाल मेरे बच्चे इस दुनिया में किसी की औकात ही नहीं कोई करामत दिखा सके, माजरत के साथ। हालात तो देखो, यानी कि माजरत, कभी कभी इस तरह की बंदा जो दुखी बैठा हो ना, कभी इस तरह की बात भी कर दिया करेगा कि देखो हजारों लोग वहां पे शहीद कर दिए गए। कभी कोई मुल्ला किसी चौक पे खड़ा देखा हो आपने, वो झंडा फलस्तीन का लेकर खड़ा हो कि देखे वहां पे जुल्म हो रहा है? कभी देखा आप लोगों ने? होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। माधव के साथ अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो शायद अगर कोई खड़ा भी हुआ है एक बंदा, तो शायद वो इस तरह के लोग हैं बेचारे जो मुल्ला है ही नहीं। मौलवियों से नफरत नहीं है मेरे बच्चे, इनकी हरकतों से नफरत है। यानी कि आज शदीद जरूरत थी पिछले 2 साल से, जो कत्लो गारत हो रही है, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आवाज उठाई जाती है। आवाज उठाने के मेरे बच्चे मतलब निकलते हैं। जो मुहज्जब लोग होते हैं, जो जहीं जहां पर भी कोई जुल्म हो रहा हो उसके बारे में उसके खिलाफ आवाज ही उठाते हैं सबसे पहले, जो आम लोग जिनके पास असला ना हो। क्या हम लोगों ने वो जिम्मेदारी पूरी की? नहीं की। क्यों? मेरे बच्चे सब बकाऊ माल है। माजर मैं कह रहा हूँ, अल्फाज बड़े बुरे लगेंगे आपको, तो इनको एक एक खास लोगों के कहने पे ये बाहर निकलते हैं, उन्हीं के कहने पे ये घर बैठते हैं, उन्हीं के कहने पे सब कुछ करते हैं। तो ये कहेंगे कि इनके ईमान के लिहाज से ये कोई हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या जो भी बाकी दुनिया में, मेरे बच्चे इस तरह की चीजें कम ही है। मेरे में भी हिम्मत नहीं है ये ना कहें कि खुदा ना खासा कसूर सिर्फ मौलवियों का ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम से कम वो लोग तो छोटी सी बात पे बाहर निकल आया करते थे। यहाँ पे तो कोई निकला ही नहीं। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, यहाँ पे तो मुसलमानों को भी मारा जा रहा है। और एक मुसलमान की हुर्मत वो काबे से भी ज्यादा है। यानी कि अगर खुदा न खासा अगर उस लिहाज से देखें तो शायद कितनी दफा अगर काबे को नौज बिला उन्होंने मस्मार किया होगा, लेकिन हमें इसकी कोई हिम्मत ही कोई बात ही नहीं करता है इसकी, क्योंकि माशाल्लाह सारे पैसों पे मेरे बच्चे फतवे, पैसों पे ही सारा कुछ, पेड फतवे। बेटा सेनेटर मुश्ताक अहमद को उठाया, अगर कम से कम लोग आप जानते तो है ना, तो वहां भी तो क्या बात है, किसी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं। खैर वापस आए मेरे बच्चे, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं वाला, डाटा। शुरू कहां से हुआ था कि डाटा क्या है, ये रॉ है कुछ, आगे देखेंगे रॉ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, क्या है, लेकिन ये रॉ है। जिस तरह अभी हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं कि अज्यूम कर लो होता ना कि आपने बड़ी सारी सब्जियां, चिकन चिकन ये सारा कुछ कच्ची हालत में ला के रखा, तो मेरे बच्चे आपका फिलहाल तो खाने को दिल नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको किसी प्रोसेस से गुजार के उसका खाना तैयार कर लेंगे, मील तैयार हो जाएगा, फिर आप उसको ये, तो सेम मेरे बच्चे यहां पर भी है। यानी कि हमने क्या करना है, ये जो डाटा है ये एक रॉ मटेरियल है हमारे पास। ये किस शक्ल में पड़ा होगा, कैसे ये इकट्ठा किया होगा हमने, ऑब्जर्वेशन से इकट्ठा किया होगा, अभी देखेंगे ऑब्जर्वेशन से कैसे इकट्ठा होता है, मेजरमेंट से इकट्ठा किया होगा या रिसर्च से इकट्ठा किया होगा। कि डाटा ये कैसे इकट्ठा होता है, मैं अभी इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। ये डाटा जो हमने इकट्ठा किया होगा इसका इस्तेमाल क्या है, जब इससे इंफॉर्मेशन बनेगी तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, उससे इनसाइट्स इकट्ठे करेंगे, हालात का पता चलेगा, ट्रेंड्स का पता चलेगा, उसमें उसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो 3 चीजें हैं जिन चीज मान लो कि जहां से हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हम डाटा इकट्ठा करेंगे। हम डाटा कैसे इकट्ठे किया करेंगे, ऑब्जर्व करके चीजों को, या डाटा कैसे इकट्ठा किया करेंगे, मेजरमेंट से या रिसर्च से। और उसका फायदा क्या हुआ करेगा, इनसाइट्स के लिए, ट्रेंड्स के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होगा। वापस आते हैं अपने उसी पेज पे। कहता है कि डाटा किसको कहते हैं, कहते हैं रॉ। रॉ क्या, फैक्ट्स। फैक्ट्स किसको कहते हैं वाला, होता है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स, सादा अल्फाज में इसको क्या कहते हैं बोला, हकायक। तो डाटा क्या है, रेफर टू रॉ फैक्ट्स, यानी कि खाम हकायक। पाकिस्तान मैच हार गया, कोई कहो कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, हाँ आगे हुआ क्या, कैसे हुआ वहां पे, वो आप मजीद उसको पता कर लें, उसकी इंफॉर्मेशन आप बन जाएगी। फिलहाल हकायक क्या है कि पाकिस्तान मैच हार गया है, हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, ये रॉ फैक्ट। कैसे किया, ये कब का प्रोसेस चल रहा था,
आप इकट्ठा कर लो, कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी, है? हमारा डीएसआर का पेपर हमारी एजुकेशन स्कीम में शामिल हो गया है। क्या आप डिनाई करेगा? नहीं नहीं सर। तो यहां पे क्या कर रहे हो? तो ये क्या है? रॉ फैक्ट्स। डाटा क्या होता है बोला? रॉ फैक्ट्स। लेकिन फैक्ट्स का मतलब यहां पे वही है, वही हकीकत है जो आप जानते हैं। आज फलाना बच्चा क्लास में नहीं आया, क्या ये मैं गलत बात कर रहा हूं? बेटा वैसे तो मैं फोन, क्योंकि अब देखो परदेसी लोग होते हैं बेचारे, उनको पता है कि उनको पाकिस्तानियों से बड़ी तवक्कुआत होती है, और हमारी सारी तवक्कुआत उनसे होती है। तो मिलजुल के चलता है ना सारा सिलसिला। तो जो परदेसी हैं बेचारे वो तो वहां पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बेफिक्रे हो जाते हैं। पता कि कोई नहीं, साਡਾ भरा दुबई गया है, साਡਾ भरा सऊदी अरब से, कुवैत से, उसी बेस पे हमारी सारी जिंदगी चल रही है। अच्छा, डाटा रेफर टू रॉ फैक्ट्स। अच्छा ये समझ आएगी यहाँ पर? अभी मुझे बाहर से कॉल आई है, क्या कोई डिनाई कर सकता है? हकीकत है ना भैया, अभी आई है। तो ये क्या है, अब किसकी आई, कहाँ से आई, ये बोल रहा था मामला, वो इन्फॉर्मेशन बनने का, आप कर लो तहकीक उसकी, गुजारो इसको, एक प्रोसेस है। बात समझ आ रही है? तो डाटा क्या है? रेफर टू रॉ फैक्ट्स। अच्छा, रॉ फिगर्स भी हो सकती है। आज क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए, अज्यूम कर लो, तो ये फिगर आपके सामने आ गया। हाँ, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पहली दफा बैठे हैं, कितने रिपीटर बैठे हैं। फिलहाल इसमें तो रिपीटर नहीं, वैसे समझा रहा हूं आप। तो ये भी क्या है मेरे बच्चे? एक डाटा है। यहाँ पे 6 लाइटें जल रही हैं, एक डाटा है। और गिनो ना, मैं वैसे एग्जांपल देती है निशयो। बात समझ आ रही? तो ये क्या है? डाटा रेफर टू रॉ फैक्ट्स भी हो सकते हैं, फिगर्स भी हो सकती है, डिटेल भी हो सकती है। आज क्लास में 20 में से 10 लोग एबसेंट हैं, इस तरह की डिटेल भी हो सकती है। अच्छा, ये 3 अल्फाज समझ आ रहे हैं कि डाटा रेफर टू रॉ फैक्ट्स, फिगर्स या डिटेल्स। कहता है कलेक्टर फ्रॉम। अच्छा, ये इकट्ठे कैसे किए होंगे आप? ये जो रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और डिटेल्स हैं, ये इकट्ठी कैसे की होंगी? कहता है फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। जैसे डिटेल्स की बात करें ना, कि अगर मैं गया हूं क्लास खत्म करके, किसी ने मुझसे पूछा आज की क्लास कैसी रही, मैंने कहा कि सारे बच्चों के चेहरों पे 12 बजे हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। मैंने उनको कुछ बताया, कुछ डिटेल्स दी, डाटा दिया उनको। अच्छा, ये डाटा कैसे इकट्ठा किया होगा मैंने? ऑब्जर्व करके। क्या मैंने आपसे पूछा अच्छा बताओ कैसा चल रहा है? नहीं, ऑब्जर्व करना क्या होता है? जो चीज हो रही हो उसको होते हुए देखना, और वहीं से कोई डाटा इकट्ठा करना। ये आप खुद जाके नहीं करते, बस किसी प्रोसेस को होते हुए देख रहे होते हो। याद रखोगे? तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्व। बड़े सारे आप जब बड़े होंगे इंशाल्लाह, क्या फेड पढ़ेंगे, तो ऑडिटर के पास टोटल कोई 7 प्रोसीजर्स होते हैं जिससे वो एविडेंस इकट्ठी करता है। उसमें एक प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन होता है, कि जो काम हो रहा हो उस काम को होते हुए देखना। तो ये क्या होती है? ऑब्जर्व। जस्ट एग्जांपल, कहीं दो साहब के पास शिकायत चली गई, राणा साहब क्लास में लेट जाते हैं, ये डिटेल चली गई। अच्छा, ये कैसे डाटा इकट्ठा किया होगा उन्होंने? क्या आप आपसे तो कभी आके किसी यहाँ के कॉलेज की मैनेजमेंट ने नहीं पूछा राणा साहब टाइम पर आते हैं या लेट आते हैं? तो ये कैसे इकट्ठा किया होगा? ऑब्जर्व करते हैं, ये बाहर खड़े होते हैं वहां पे, ऑब्जर्व करते हैं कौन सा टीचर क्लास में जा रहा है, कौन सा टीचर क्लास में नहीं जा रहा। शायद साहब ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन सा टीचर क्लास में आ रहा है और कितने बजे आ रहा है। वो हर एक पे निगाह रखते हैं, और जगह जगह पे उसकी शिकायत भी लगाते हैं। ये ना कहना कि सर खुदा ना खासा देखें, शायद साहब सीनियर बंदे हैं, हमारे उस्ताद हैं, आप उन पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हो। नहीं नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। देखो क्वालिटी भी तो मेंटेन रखनी है ना। इस तरह कोई ना कोई तो हो जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हो। तो ऑब्जर्व करने के बाद होता ना कि आप लोग घरों में गेमें खेल रहे हो, तो एक छोटा सा वहां पे चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा होता है, छोटा बहन भाई, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। कभी नहीं आपको कहता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन बड़ों को सारा कुछ बताता है। डाटा उसके पास बड़ा, शाम को वालिदैन आते हैं तो घर, तो उनको सारी बातें बता रहा होता है। ये सारा उसने, ये डिटेल जो इकट्ठी की है वो कैसे की है? ऑब्जर्वेशन से। ये मेरे बच्चे खाली ये नहीं कि ये तो एक हो, तो सर आप सोशल चीजें बता रहे हो, कोई बिजनेस की बातें भी तो होनी चाहिए। हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, यहाँ पे देखते रहते हैं कि होता है ना कि बात कर को बंदा इंक्वायरी लेने आए, मैं भी अक्सर वहां पे बैठा हूँ। मैं एडमिशन ऑफिस में तकरीबन पिछले कोई 18 सालों से बैठा, एडमिशन ऑफिस में, क्योंकि वो बड़ी सबसे कीमती अहम जो जगह है ना इस कॉलेज के अंदर, कोई भी किसी भी कॉलेज के अंदर, वो एडमिशन ऑफिस होता है। वो ड्राइविंग सीट है किसी भी कॉलेज की। वहीं से मेरे बच्चे सारा पता चलता है कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या एनालिसिस है। मैं किससे पूछूं, कौन बंदा किसको क्या बताए, लेकिन वहां पे सब कुछ पता चल जाता है।
वहां पे जो बच्चे आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनकी फीडबैक क्या होता है, उनको क्या पता ये कौन क्या है। वो बता रहा होता है हमने आपके बारे में ये सुना है, वो सुना है, इस तरह की बातों का पता चल जाता है, अपनी कमी कोताहियों का भी पता चलता है, अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। वहां पे जो लोग जिस तरह रवैया इख्तियार करके बैठते हैं, जो आने देखो, एक्चुअली इस तरह जो जो भी हो, जो खासतौर पर सर्विस बेस हो चाहे कोई भी हो, तो कस्टमर ही मालिक होते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर ही मालिक होते हैं। जैसे आप यहाँ पे सीएफई के कस्टमर हो, आप ही मालिक हो। तो बेटा, आपके अगर किसी तरह की कोई ग्रीवेंसेस होंगी सीएफई को लेकर, तो मेरे बच्चे जाहिर बात है वो हमें बड़ा इफेक्ट करेंगे। कोई एक बच्चा नाराज या परेशान, वो 10 बच्चों को मजीद नाराज और परेशान करेगा हमसे। हाँ, कोई खुश हो, वो कोई 10 लोगों को लेकर नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई नाराज हुआ तो 10 लोगों को लेकर जरूर जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे ये सारा हम क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसी तरह होता है ना कि बाज़ औक़ात एक दफ़ा हमारी जमात की तश्कील हुई मानसेरा में। वहां पे 2 स्टोर थे साथ साथ। एक स्टोर के ऊपर टका के रश लगा हुआ है, हम भी उसी रश में खड़े हुए हैं। एक साथ वाली दुकान वो बिल्कुल खाली है। अब बंदा ऑब्जर्व तो करता है भैया यहाँ पे है क्या, है वहां पे रश नहीं है और यहाँ पे टका के रश लगा हुआ। दुकानें दोनों सेम तरह की चीजें रख रखी हैं उन्होंने। अच्छा, पता चला कि वहां पे जो बंदा है ना, वो लगा रखा है दुकान के, जो एंट्री होती है ना, तो उसने लोगों को रोका हुआ कि सिर्फ वो जो भी काउंटर शाउंटर है बस वहीं पे खड़े, खबरदार किसी ने किसी चीज को छुआ या खबरदार कोई एंटर हुआ। अच्छा, जहां पे रश लगा हुआ ना, वहां पे लोग खुद ही अंदर जा रहे हैं, खुद ही अपनी पसंद की चीजें डाल रहे हैं, खुद ही ला के उसको वो कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहा। तो इसका मतलब जो अखलाकियात होती हैं, जो डीलिंग होती है ना आपकी कस्टमर के साथ, वो कितना इफेक्ट करती है। वो मैं बेशर्म तो नहीं बोलूंगा, उसकी अपनी अपनी कई लोग बेचारे खुदा ना खासा वो पक्के हो चुके होते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। अब वो पक्का है कि मैंने बस ऐसे ही ट्रीट करना है कस्टमर के साथ, लेकिन उसको पता है दूसरे साथ वाले को कि नुकसान थोड़ी हो रहा है। कोई खुदा ना खासा कोई छोट बहुत कोई ऊंच नीच हो भी जाएगी तो भाई आप ही तो इतना रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो रिस्क रखना है ना, वो रिस्क फ्री चल रहा है, ये थोड़ा सा रिस्क लेके ज्यादा कमा रहा है। तो ये चीजें सारी क्या है, ऑब्जर्व करने पर डिपेंड करेगी। तो खैर, तो मेरे बच्चे, ये डाटा जो इकट्ठा होगा ये कहां से इकट्ठा होगा, ऑब्जर्वेशन से। फिर कहां से इकट्ठा हो सकता है, मेजरमेंट से। चीजों को मेजर कर लो, है होता ना, कपड़ा मेजर करते हो, है तो वहां से जो डाटा इकट्ठा होता है ना, कि ये कितना कपड़ा है, कद है आपका, मेजर कर लो उसको। है फौज में भर्ती कर रहे हो, जो भी रिक्वायरमेंट मेजर कर लो। बात समझ आ रही है? तो डिफरेंट टेम्परेचर है उसको मेजर कर लो, जमीन है उसको मेजर कर लो। तो ये मेरे मेजरमेंट से भी हमारे पास डाटा इकट्ठा होता है। इसी तरह डाटा खाली ये मेजरमेंट के ऑब्जर्वेशन से इकट्ठा नहीं होता, रिसर्च से भी इकट्ठा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कोई बंदा कोई लिंक भेजता है, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, और कहता है कि सर ये एक सर्वे है, आप इसको फिल कर दो। शायद आप लोगों के पास भी आते होंगे, आए हैं कभी इस तरह का कोई सर्वे? मतलब आप लोगों की थोड़ी बहुत औकात है। टीचर्स के पास तो अक्सर आते हैं इस तरह के, वो कहते हैं स्टूडेंट्स भेजते, सही बात है। लेकिन अच्छा लगा कि आप लोगों को भी किसी ने इस काबिल समझा कि कोई सर्वे भेजा कि भैया आप इसको टिक कर दो। अच्छा, ये जो सर्वे वो करे, उनको वो कहता है कि ये मुझे रिसर्च वर्क मिला हुआ है, तो आप इस सर्वे को क्या कर दो, इसको जरा फिल करके सर वो जरा भेज दें, आपके 2-4 मिनट लगेंगे लेकिन मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहीं पे जमा करवाना। अब उसकी डिग्री के हसूल का एक जरिया है। वो जब ये सारा सर्वे उसको फिल करवा के वहां पे जाके जमा करवाएगा, तो उनके पास तो डाटा ही जाएगा। यूनिवर्सिटी वालों के पास भी तो डाटा, वो डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स का, डिफरेंट तरह के चीज़ों का वो वहां पे बैठ के अंदाजा लगा लेते हैं। इस तरह की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कोई काम देंगे। तो मेरे मेरे बच्चे, ये जो सर्वेज होते हैं इससे भी डाटा इकट्ठा होता है। सर्वे करवा लो यहाँ पे कॉलेज में, बाहर जो बच्चे जा रहे हैं ये सारे मोस्टली CA के हैं, इनसे पूछो अच्छा बताओ कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा है, किस वजह से है, सर्वे करवा लो। ये खुद इंटरनली भी करवाया जा सकता है, या हो सकता है कुछ ऐसे यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो जो बच्चों के आगे एडमिशन वगैरह का काम करते हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट सर्वे भी करवा सकते हैं। लेकिन इससे होगा एट द एंड क्या इकट्ठा, डाटा। याद रखोगे मेरे बच्चे? तो अगर डाटा पढ़ना है तो डाटा किसको बोलेंगे, रेफर टू रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम। ये कहां से इकट्ठा करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, ऑब्जर्व करके चीजों को मेजर करके या रिसर्च। कोई दिक्कत है इसमें? ये पूछेगा पेपर के अंदर, और क्या पूछ रहे, नॉलेज आधा पेपर नॉलेज बेस, वो यही कहेगा ना डिफाइंड डाटा। बस ये कह रहा हूं कि रट्टा ही लगाना है। ये तो सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि समझ के रट्टा लगाओगे तो चीजें देर पा। अदरवाइज तो मेरे बच्चे आता है डाटा रेफर टू रॉ फैक्ट्स, चौक दो बच्चों को काम याद करो, तो तुसी माशाल्लाह कर भी देना है? मैं कह रहा हूँ बड़ी शक्तियां हैं आप, जो आपको भी नहीं पता उसे। यार ये अक्सर हो जाता है ऐसा। जी बेटा, देखो मैंने कहा कि शुरू के अंदर खास चीजें बेस बनती है, उसके बाद आप थोड़ी सी स्पीड भी पकड़ लेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी। पहले समझ तो लें ये है क्या। कहता है इट कैन टेक मैनी, अब डाटा की ही दोबारा बात कर रहा है, कहता है ये बड़ी सारी शक्लों में हो सकता है, बड़ी सारी फॉर्म्स में हो सकता है। सर किन फॉर्म्स में हो सकता है? नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है? जैसे क्लास में 20 बच्चे बैठे होंगे, ये नंबर्स हैं। पाकिस्तान ने 145 स्कोर किया,
ये नंबर्स हैं हमारी। माशाल्लाह जो सारी विकेटें वो 130 से 40 स्कोर के दरमियान ही गिरी, 7 विकेटें। अच्छा, ये भी नंबर, जब नंबर्स की बात हो तो नंबर बीच में लाजमी ऐड करें। ये भी ऐसे खाली डिटेल या फैक्ट भी बताया जा सकता था कि पाकिस्तान की जो ज्यादा विकेटें गिरी हैं वो कहां पे गिरी हैं, वो मान लो कि 130 से 140 स्कोर के दरमियान। यहां पे नंबर नहीं आया बीच। तो जब नंबर्स की बात होगी तो कहता है ये किस फॉर्म में हो सकता है डाटा, ये नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है। या मान लो कि आज 10 लाख रुपए के एडमिशन हुए, ज्यूम कर लो, ये नंबर्स हैं। आज 200 बच्चों ने एडमिशन लिया, ये नंबर्स हैं। कहता है कि नंबर ये टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है? आज क्लास हुई, दूसरी क्लास हुई, बच्चे बड़े सेटिस्फाइड थे, है? आज दूसरी क्लास हुई, ना पहली समझ आई ना दूसरी समझ आई। हो सकता है ना, कुछ बच्चे क्लास के दरमियान ही उठ के चले गए, उसको समझ ही नहीं आ रही थी। तो ये मेरे बच्चे किस शक्ल में हो सकता है? ये टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, ये इमेजेस की शक्ल में भी हो सकता है? तो इमेज भी मेरे बच्चे डाटा के तौर पे इकट्ठा होता है। अब देखो ना, जब आप आई कैप को अपना वो जमा कराओगे एडमिशन फॉर्म, उसमें आपने टेक्स्ट भी देना है, उसको कुछ चीजें फिल भी करोगे, एड्रेस और दूसरी इस तरह की चीजें हैं। उसमें मेरे बच्चे इमेज, आप इमेज भी अपनी अपलोड करोगे, करते हो कि नहीं? और वो जो इमेज वो सारा कुछ दे रहे हो, वो आई कैप के लिए क्या है? डाटा है। उसी से वो आपको रोल नंबर स्लिप वगैरह सारा इशू करेंगे। अगर आपने प्रोफाइल बनानी है किसी के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या कहीं और, क्या इमेज अपलोड करते हो? बिल्कुल इमेज अपलोड करते हो। वो इमेज ही क्या है? वो डाटा है। आपने कोई आईडी कार्ड बनवाना है, कोई लाइसेंस बनवाना है, कुछ भी करना है, वो क्या है? वो डाटा है। बात समझ आ रही? इसी तरह जिनका काम ही मान लो कि ये फोटोग्राफिंग कुछ इस तरह का है, उनके लिए वही क्या है? वो डाटा है। तो ये इमेजेस की शक्ल में भी हो सकता है, या अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। देखो, इमेजेस भी कवर कर दिया, टेक्स्ट भी कवर कर दिया, नंबर भी कवर कर दिया, अब रह पीछे क्या गया भाई? वीडियोस रह गई। तो वीडियोस भी क्या होती है? ये भी डाटा है। ऐसे ना, जस्ट एग्जांपल, अभी कई बच्चे जैसे क्लास खत्म होगी वो कहेंगे सर अभी तक आपकी जो लेक्चर है ना आज का अपलोड नहीं हुआ, वीडियो अपलोड नहीं हुई आज की। तो ये डाटा ही है ना मेरे बच्चे। जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा इसको पोर्टल पे अपलोड करना है, तो यही जो वीडियो है वही क्या है? वो डाटा है। तो इस शक्ल में भी हो सकता है, साउंड की शक्ल में भी हो सकता है। ये वैसे ही कभी बंदा वेला बैठा हो, अल्लाह माफ करे, वैसे ही एक क्लिप देखा किसी वीडियो का छोटा सा, उसमें किसी बंदे ने बड़ा बसुरा गाना गाया। उसमें बैठ के ना गाना गाने की कोशिश की, वो बड़ा बसुरा था। किसी ने सुना, उसको ऐसी वैसी बातें कर दी। लेकिन किसी अच्छे बंदे के हाथ में वो बसुरा गाना उसका आ गया, उसने उसका मैशअप बना, किसी और सिंगर को लगा के ना, बीच में इसकी आवाजें और दूसरे की मिला के वो यूट्यूब पे टॉप ट्रेंड पे चला गया। उसने अन्य वाह कमाया। अब वो आवाज जो साउंड ही थी वही क्या था? वो डाटा था। क्लास खत्म हुई तो मूवी का नाम पूछ लीजिएगा। ऐसे में होता है ना कि बात का किसी का मन करेगा सर लामा, लेकिन टीचर इस तरह की बात, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को बताया करता हूँ, मैं ये मूवी शूवीज नहीं देखा करता था, बड़ी नफरत थी इसके साथ। क्योंकि माशाल्लाह मौलाना मौलवी ने जिस तरह की बात बताई थी, ये है तो ये गलत थी वैसे मैं कह रहा हूँ। तो बड़े पक्के थे शुरू के अंदर जो, लेकिन बाद में माशाल्लाह मौलवियों के अपने यूट्यूब चैनल आ गए, हमने कहा है कि ये तस्वीर नहीं खिंचवानी, ये नहीं करना। तो मतलब चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत क्या है सही, मैं कोई आलम तो नहीं, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ मूवीज तो जो भी हो, जाहिर बात है कि इससे आपकी अखलाकियात बेहतर हो ही नहीं सकती जिस चीज़ से। वो कैसे हो, अगर कोई चीज़ बेहतर हो सकती है मुसलमानों के लिए, तो जो चीज़ भी आपकी खुदा न खासा अखलाकी गिरावट का बायस बने, मेरे बच्चे, वो गैर शरई भी है, वो गैर कानूनी भी है, गैर अखलाकी भी है। तो ये चीज़ें तो जाहिर बात है दिमाग में रखनी चाहिए। अच्छा, मैं बता रहा था कि मैं नहीं देखा करता था। हमारे इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने एक दफ़ा कह दिया इंटरमीडिएट के अंदर, नवीद समीन साहब थे, क्योंकि सिविल लाइन में मैं पढ़ता था, उन्होंने मूवी ट्रॉय की जिक्र कर दिया कि ट्रॉय मूवी लाजमी देखें। मैंने देखी, उसके बाद फिर बड़ी अच्छी लगी, फिर अक्सर देख लिया करता हूँ। इसलिए टीचर को इस तरह की बात मेरा ख्याल है नहीं कहनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जारी वाले फॉलो करते हैं। तो शायद अगर आज मैं कोई मूवी देखता हूँ तो इसका सारा अजर व सवाब नवीद समीन साहब को जाता है। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। नंबर टेक्स्ट इमेजेस अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में कुछ पता चला? इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? इसमें साउंड्स हो सकती हैं, इसमें वीडियोस हो सकती हैं, एंड इज टिपिकली यूज एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस टू गेट जनरेट यूजफुल इनसाइट। ये जो सारा डाटा है, जिस शक्ल में इकट्ठा किया, जहां जिस तरह इकट्ठा किया और जिस तरह इकट्ठा किया, ये मेरे बच्चे सारा क्या करेंगे? ये सारा इनपुट के तौर पे काम करेगा, एक सिस्टम में जाएगा, वो सिस्टम इसको प्रोसेस करेगा और मीनिंगफुल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। और उसको हम इनसाइट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इनसाइट का मतलब डिसीजन मेकिंग या आगे कोई कोई इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज मान लो कि इतने की सेल हुई, मालिक को इतने की सेल हुई, तो शायद मालिक इससे कोई ज्यादा खुश नहीं होगा। मालिक पूछना चाहेगा कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है,
इसकी प्रॉपर मुझे रिपोर्ट तैयार करके दो, कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हुई, कौन सी कम हुई। तो ये डिफरेंट तरह की चीज़ें सारी प्रोसेस से गुजार के जब हम इकट्ठी करते हैं तो मेरे अच्छे वो हमारे लिए कुछ यूजफुल इनसाइट्स होते हैं। यार रखो, जैसे होता है ना कि फेसबुक पेज हैं, ग्रुप हैं, वो कहता है कि इतनी रीच है, शायद ये कोई इतना इतना वो नहीं, डाटा है ये आपका कि डाटा इकट्ठा कर लिया, लेकिन यहाँ पे लाहौर के लोगों की कितनी रीच है, उसमें पाकिस्तानियों की कितनी रीच है, बाकी बाहर के मुल्कों की कितनी रीच है, ये इनसाइट्स होंगे आपके लिए। मुझे बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? कहता है कि डाटा इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सोर्स फॉर रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन टुडे। ये तो मेरे बच्चे आई2बी के अंदर अगर आपको याद हो, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ के आए, याद है कुछ रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज हुआ करते थे, उसमें एंटरप्रेन्योर भी था, उसमें पैसा भी था, उसमें मशीनें भी थी, उसमें मेरा ख्याल है कि कोई लैंड वगैरह भी था, लेबर शेबर, ये सारा कुछ। यानी कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोस्टली हमें पढ़ाए जाते थे, मैन, मनी, मटीरियल, मशीन्स। लेकिन वो कहता है कि अच्छा ये तो आप पढ़ के आए हो, ये बड़े अहम है, ये कलीदी किरदार अदा करते हैं, और एंटरप्रेन्योर इन्हीं को इकट्ठा करके सारा कुछ कमा रहा होता है। कहता है याद रखना वक्त बदल गया है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ये जो आपका डाटा है ना, ये भी अब एक क्रिटिकल रिसोर्स है। मैन, मनी, मटीरियल, मशीनों के साथ आपका डाटा भी एक क्रिटिकल, देखो कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं आपकी कामयाबी में। तो ऑर्गेनाइजेशंस की आज के दौर में कामयाबी में मेरे बच्चे डाटे का बड़ा अहम रोल है। सारा जितने जितनी कंपनियां मेरे बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं ना, वो अपने डाटे का बड़ा ख्याल रखती हैं, वो डाटे के लिहाज से ही डिसीजन मेकिंग करती हैं। जैसे जैसे एग्जांपल मान लो कि अगर हम बात करें अमेजोन, अब वो क्या करता है, उसके पास सारा कुछ रिव्यूज का डाटा, बाकी डिफरेंट तरह की कस्टमर के जैसे जैसे किसी ने खरीदी, वो सारी उसकी डिटेल आ रही होती है। फिर वो क्या करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद वो देखते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा सेल हो रही है, कौन सी कम सेल हो रही है, कौन सी सेल नहीं हो रही। जो नहीं हो रही फिर उसके ऊपर वो क्या करते हैं, कोई डिस्काउंट वगैरह देते हैं ताकि वो भी सेल होना शुरू हो जाए। तो वो भी सेल होना शुरू हो जाती है, उनको फायदा होता है। अगर वो ये ना एनालिसिस करते डाटे का कि ये फलानी चीज प्रोडक्ट तो हमारी पड़ी हुई है, जैसे जस्ट अगला कभी मेट्रो में गए हो, कभी गए मेट्रो स्टोर में, या कोई इस तरह का और कोई बड़े स्टोर हो, अगर आप वहां पे जाएंगे तो मैं अब तो 2-4 साल हो गए शायद मैं नहीं गया, तो पहले तो रेगुलरली जाया करता था, अब छोटे भाई वो ले आते हैं वहां से। तो मैं जब जाया करता था ना, तो वहां पे अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर एक उन्होंने येलो वो लगाया होता था पेज सा, उसके ऊपर लिखा होता था 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, इस तरह की चीज। तो इतने बड़े स्टोर में वहां पे हजारों चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ चीजों के ऊपर ये डिस्काउंट लगा होता है। भाई ये कैसे पता चला? भाई उनकी जो डेली सेल होती है, उनको पता होता है कि आज हमारी कौन सी कितनी चीज सेल हुई है और कौन सी यहाँ पे पड़ी हुई है स्टोर में लेकिन सेल ही नहीं हो रही। फिर वो क्या करते हैं, वो सारा डाटा इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करके इनसाइट इकट्ठा करते हैं कि भाई वो फलानी चीज यहीं पे पड़ी हुई है, वो बड़ी स्लो मूव कर रही है, इनको उसकी सेल कम है, तो क्या करते हैं वहां पे डिस्काउंट लगा देते हैं। जिसके ऊपर डिस्काउंट लिखा होगा पक्की बात है उसकी सेल स्लो है। जैसे माशाल्लाह जज्बाती लोगों ने, जज्बाती नहीं वो बेहतर भी है, जाहिर बात है, जो कर सकते हैं, देखो ना इंसान के इख्तियार में जो है, कुछ चीजों का बाइकआउट किया। अब वो जब बाइकआउट हुआ तो वहां पे वो चीजें सेल नहीं हो रही। जब सेल नहीं हो रही तो उन्होंने कैसे उसको सेल करने की कोशिश की? डिस्काउंट लगा के। नूरपुर दूध था, वो सेल नहीं हो रहा था, है, तो कैसे सेल की? डिस्काउंट लगा के। ये तो अपनों क्या ही है, बस बात का जब अपने भी हमें तंग करें तो हम अपनों से भी फिर कहते हैं ठीक है भाई। बात समझा रही थोड़ी सी कि डाटा क्या है? देखो एमसीक्यूज पेपर भी है आपका, इसलिए ये थोड़ी सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है कि क्रिटिकल रिसोर्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स कौन सा है आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो डाटा है। कहता है कि इट ड्राइव्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये ड्राइवर की तरह काम कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। यानी कि ड्राइविंग सीट पे, फैसला साजी में ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा हुआ? डाटा। खुद सोचें कितनी अहमियत है हमारे लिए भी। हम भी ये सारे का सारा जो एनालिसिस करते हैं, किसी टीचर को एंगेज करना है या जो ऑलरेडी टीचर है उन्हीं से हाथ मिला लिया जाए कि भाई जाओ आखिरी दफ़ा सलाम दुआ ले लीजिए, ये सारा मेरे बच्चे हम देख रहे होते हैं डाटे को। स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आगे फ्यूचर में क्या तवक्कुआत हैं, ये पिछला सारा एनालिसिस करते हैं डाटे का। खैर कहता है कि इट ड्राइव्स डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर। देखो डाटे से ही पता चलता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। मेरा स्टोर है, उसमें कुछ चीज़ें लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, कुछ चीज़ें कम खरीद रहे हैं। मान लो कि इमरान खान की एक तस्वीर बाहर आई जेल से, उसने थोड़ा सा वो होता ना कि स्काई ब्लू टाइप की एक शर्ट पहनी हुई थी, याद है ना वो उस तरह की शर्टें पाकिस्तान में शॉर्ट पड़ गई। अब जो जिसकी शर्टों की दुकान है जो खोल के, अब वो देख रहा है कि जो बंदा आ रहा है वो कह रहा है कि मुझे ये ब्लू कलर की वो इमरान खान स्टाइल वाली वो 2 शर्ट, वो कह रहा है ये लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, धड़ाधड़ ऑर्डर, मशीनें लगातार लगी हुई हैं, वो पूरा नहीं कर पा रही। ये कैसे पता चला भैया? ये जाहिर बात है मेरे बच्चे, उन्होंने कस्टमर के बिहेवियर को उन्होंने जज किया। ये भी तो जैसे ये कैसे ऑब्जर्व किया होगा कि जो बंदा आ रहा है वो कौन सी शर्ट ढूंढ रहा है, वो ब्लू कलर की ढूंढ रही है। फिर शबाज शरीफ ने पहन ली, लोगों ने कहा कि गोली मारो, रोला ही मुको, बस बहुत हो गया, बहुत पहन लिया, ब्लू कलर थी, उन तोड़ वास्ते दे दो इन्हें। ले बेटा, तो क्या है? कह रहा कि हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर।
कि डाटा से ही हमें पता चलेगा कि कस्टमर का बिहेवियर, अक्सर लोग होते हैं ना, वो पूरा रिकॉर्ड आ रहा होता है किस बंदे ने हमारी, मानो कि मैं लैपटॉप बेचता हूँ। अब अगर कोई बंदा आया, जब उसने लैपटॉप खरीदा, मैं और दोस्त साहब गए उस दिन करो लैपटॉप खरीदने, हमने उसी दुकान से कहा कि भैया लैपटॉप लिया तो आपके पास बैग भी शायद पड़े हुए। वो कहते हैं नहीं हमारे पास बैग नहीं होते, हमने सिर्फ लैपटॉप रखे हुए। क्या अज्यूम कर लो कि लैपटॉप हम खरीदने के, हमने कहा कि सर आपके पास एयरबड्स पड़े होंगे, सर आपके पास ये प्रोटेक्टर, स्क्रीन प्रोटेक्टर पड़ा होगा, ये फलानी चीज पड़ी होगी। अच्छा, इसको वो क्या करते रहते हैं, वो जब लोग पूछते हैं, अगरचे वो चीजें उनके पास अवेलेबल नहीं, लेकिन वो चीजें जज करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि जब यहाँ पे कोई कस्टमर कोई चीज खरीदने आता है, वो आगे और भी कुछ चीजें डिमांड करता है, फिर वो भी रखना शुरू कर देते हैं। भाई फायदा ही है ना, दुकान तो खोल के बैठे, उसका रेंट तो पे कर ही रहे हैं। तो जरा थोड़ा सा इससे पता चल गया कि लोग इस तरह की चीजें देखते हैं, वो ये चीज खरीदी तो साथ दूसरी, और जो बंदा एक चीज खरीदते हुए कोई दूसरी भी खरीदता है, वो रिकॉर्ड हो जाता है उसका। और बाद में वो जब भी कोई चीज खरीदने आता है, वो पता चल जाता है सिस्टम में कि ये बंदा साथ कुछ और चीजें भी चेक करता है, उसको बताते हैं कि सर ये भी साथ लेना पसंद करेंगे, ये चीज भी साथ लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है ये सिर्फ एक चीज खरीद के मुंह बना के चला नहीं जाता, कुछ और चीजों का भी पता करते हैं। याद रखेंगे इस बात। ऐसा होता है ना, जब आप यहाँ पे शायद शायद कभी वैसे ही मादर के साथ एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, कभी जब अच्छा वक्त था तो केएफसी में आप जाया करते थे। तो जब केएफसी में जाते थे तो वहाँ पे अक्सर आप कहते थे फलानी चीज़, वो आपको कहते हैं सर इसको टॉप अप कर दें, यानी कि इसमें चीज़ की वो क्वांटिटी बढ़ा दें, अगर कोई आइसक्रीम ली है उसमें ये चीज़ मजीद ऐड कर दें। आप कहते थे नहीं, उनको पता है कि यार ये बता टॉप अप करवाता ही नहीं कभी। अच्छा, अगर आपने करवा लिया, अब उनके रिकॉर्ड में है, उसके बाद जब भी आप जाएंगे, जैसे ही मेरे बच्चे आप ऑर्डर देंगे, तो फौरन से आ जाएगा कि ये बंदा ये चीज़ों को टॉप अप भी करवाया करता है, वो कहेंगे सर इसमें ये ऐड कर दें, फौरन से बोल देंगे उसको। अगर आप नाम भी करवा रहे हो, आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल, तो उनकी चीज़ सेल हो जाएगी। ये आम सी बात है मेरे बच्चों। कहते हैं कि डाटा इज द मोस्ट क्रिटिकल सोर्स है, और इट ड्राइव डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, और प्ले ए वाइटल रोल इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटजी बनाई जाती है मेरे डाटा की बेस पे ही बनाते हैं। इवन देन कंपनियां खत्म करनी है या आगे चलानी है, गोइंग कंसर्न व्हाट्सोएवर, वो डाटा ही उनके सामने पड़ा होता है। तो जो डाटा की हालत है उसके मुताबिक हमें कंपनी को बंद कर देना चाहिए, बेहतर यही है। पीआईए इतने सालों से लॉस में है, स्टील मिल इतने सालों से लॉस में है, क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये लेकिन ये जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं ये बंद नहीं होते। पता है आपको कि गवर्नमेंट के इदारे कभी भी उनका गोइंग कंसर्न इफेक्ट नहीं होता। आप जब बड़े होंगे तो आप देखेंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन के गोइंग कंसर्न के मामला भी होते हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका गोइंग कंसर्न का कभी, हाँ दिक्कत होती है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे ये बंद हो जाए। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीछे गवर्नमेंट है ना भैया, पैसा है उसके पास, तगड़ा बंदा। अगर नहीं भी इसकी हालत खराब ही होगी तो कौन सपोर्ट करेगा इसको? गवर्नमेंट। कहां से? आप अमीर लोगों से। अब देखो ना, स्टील मिल इतने सालों से अरबों रुपया वो पे कर रहे हैं, सैलरीज और बाकी, वो बंद नहीं हो रही। रौला ही कौन नहीं, अगर किसी सेठ की होती तो वो बड़ी देर का बंद करके चला गया होता। कहता है कि डाटा कम्स इन वेरियस फॉर्म एंड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, ये भी हम क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, देखेंगे स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर या किस तरह का है। सोर्सेज के लिहाज से भी, यानी कि कहां से इकट्ठा कर सकते हो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, किस तरह का, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। अंडरस्टैंडिंग दीज क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग, एनालाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग डाटा एफिशिएंटली। यानी कि ये जो आगे क्लासिफिकेशन वगैरह आप पढ़ने जा रहे हो, ये वैसे ये रेफरल चीजें होती हैं, ये कोई याद करने वाली नहीं, ये ना कहना कि इसको भी याद कर लो। वो आगे बताने जा रहा है कि ये चीजें बड़ी अहम है जो आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? मैं फिर बता रहा हूँ, शुरू में थोड़ा सा स्लो चलेंगे, ताकि चीज़ों को जरा थोड़ा सा होता है ना कि हम जरा क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर दें, उसके बाद फिर चल सो चल। अच्छा, यहाँ पे तीन अल्फाज बोले थे हमने कि डाटा की शक्ल में हो सकता है, तीन चार, नंबर्स की शक्ल में भी हो सकता है, टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, इमेजेस और अदर टाइप्स। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा चैप्टर खत्म होगा ना, तो मैं आपको उस वक्त चैप्टर के नोट्स दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस किताब ही होगा। वो शॉर्ट नोट्स होंगे लेकिन एग्जाम्पल्स उसमें ज्यादा होंगी, ताकि उस चीज को आप थोड़ा सा समझ लें। किताब वाली चीज ही होगी लेकिन ये सिंप्लीफाइड होगी, काफी सिंप्लीफाइड होगी, आसान अल्फाजों में। लेकिन साथ एडिशन क्या किस चीज का होगा? एग्जाम्पल्स का, ताकि आप उस चीज को आसानी से मजीद समझ सकें। तो ये हम करेंगे, लेकिन जैसे जस्ट एग्जाम्पल यही अगर हम बात करें नंबर्स, टेक्स्ट और इमेजेस, तो नंबर्स किस चीज की चीज में हो सकते हैं? मार्क्स इन द एग्जाम, ये नंबर्स होते हैं। 10 नंबर लिए, 20 नंबर लिए, 30 नंबर लिए, तो कितने नंबरों की तो जिन जिन लोगों ने पेपर दिए हों हैं। हाँ बस ये दिमाग में रखना है, ये पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो, नंबरों की तो सर है ही नहीं। जो कह रहा है ना सर 51 नंबर, 52 नंबर, ये भी गलत सोच रहा है, क्योंकि नंबर होते ही नहीं। होते होंगे, अल्लाह ना करे चाहे 95 हो तो सानू ना दसे कोई नंबर, बस पास फेल ही बताए। अगर खास है ना मेरे 90 नंबर और बताया ही क्या, अल्लाह माफ करे, वो बताएगा सही है, लेकिन गलत बताएगा है। नहीं किसी को है ही नहीं, वहां पॉलिसी नहीं है ना। नहीं बेटा, जब नंबर्स की बात हो तो एग्जाम में जो नंबर आए, सेल्स फिगर कितने की सेल हुई है आज,
टेम्परेचर रीडिंग्स, ये भी तो नंबर ही होता है ना मेरे बच्चे। आज 36 है, आज 40 है, 42 है। टेक्स्ट किस तरह डाटा हो सकता है मेरे बच्चे? कहता है कि नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट ही है ना, आपका नाम, ये थोड़ी कि नंबर है। चौधरी इकरार, मिर्जा, क्या नाम है, कस्टमर फीडबैक, सर आज की क्लास पढ़ी हमें कुछ समझ नहीं आई। तो ये क्या है? ये टेक्स्ट ही है ना मेरे बच्चों। इसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो प्रोडक्ट है ये 2 साल तक मान लो कि यूजेबल है, ये फलानी है, इसमें ये खसूसियात हैं, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारी बातें क्या होती हैं मेरे बच्चे? ये टेक्स्ट होता है। इमेजेस की शक्ल में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया फोटो टेकन बाय कैमरा, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कार्ड शार्ड बनाना हो, कुछ इस तरह का मामला होता है ना कि लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है आपने, तो आप वहाँ पे शादी को पिक्चर देंगे। एक्सरे अगर हॉस्पिटल्स की बात करें वहाँ पे, तो सैटेलाइट पिक्चर भी मेरे बच्चे ये डाटा का काम करते हैं और वो आपको पता चीज़ें बेचते हैं। अदर टाइप्स में अभी मैंने आपको बताया था साउंड्स, वीडियोस और सेंसर सिग्नल्स भी हो सकते हैं। ये देखो, ये सेंसर सिग्नल वगैरह ऊपर तो नहीं कवर हुए, जैसे अक्सर हॉस्पिटल में या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या बाकी जगहों पे, वहाँ पे फायर सेंसर्स लगे होते हैं। खुदा ना खासा आग लग जाए तो वो सेंसर बता देते हैं इस तरह की चीज़ें। और जैसे आपका जो चलान आता है वो भी तो समझो सेंसर ही है ना। और अच्छा, जैसे ही आप लाइन से क्रॉस किए तो माशाल्लाह तस्वीर समेत आपके घर पहुंच गया डाटा, और तस्वीर में कौन था वो भी साथ ही घर चला जाता है सारा कुछ। ये दिक्कत होना शुरू होगी इसमें। ले बेटा नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़नी है टाइप्स ऑफ डाटा। देखो दो चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, कैटेगरीज भी पढ़ेंगे और टाइप्स भी पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन बहरहाल जब वो पेपर में टाइप्स पूछेगा तो फिर कैटेगरीज बतानी है, जब कैटेगरीज पूछेगा फिर टाइप्स बतानी है। ये तो हमें समझ है ना? ऐसे ही करोगे ना? नशेयो, जब टाइप्स पूछेगा टाइप्स भी बतानी है, और कैटेगरीज में, हाँ, कैटेगरी पूछी और टाइप्स लेकर आए, खबरदार किसी ने मुझे मैसेज किया सर 5 नंबर का था, 2 के नंबर तो दे ही देगा। नहीं, इस तरह की बेशर्मी नहीं करनी मेरे बच्चे। तो जो चीज पूछी वही आंसर करनी है आपने। बेटा जब टाइप्स ऑफ डाटा की बात करते हैं तो दो मेरे बच्चे टाइप्स हैं, दो टाइप्स। आगे सब टाइप्स भी हैं उसके अंदर, लेकिन मेन जो टाइप्स है वो कौन सी है? दो। जब टाइप्स पूछेगा ये दो मेन भी बतानी है, उनकी सब टाइप्स भी बतानी है। ये ना हो कि दो बता के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मामला खत्म करते, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे बच्चे। जब वो टाइप्स पूछेगा तो आप ये सारा मिला के लफ्ज क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा, क्या रखोगे? तो टाइप्स ऑफ डाटा में मेरे चाहिए नॉमिनल, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। अभी देखेंगे, सीखेंगे कि क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है। क्वालिटेटिव की आगे मजीद दो सब टाइप्स, वो नॉमिनल भी हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है। नॉमिनल होता है जो बराए नाम हो कोई चीज, और ऑर्डिनल होता है जो आम हो। इस तरह डिस्क्रीट भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। डिस्क्रीट होता है ना, जैसे जैसे आप यहाँ पे 10 लोग बैठे हो क्लास में, 10:30 तो नहीं बैठे हुए हैं, या 11:45, 10 लोग ही अज्यूम कर लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं आप, इसको कहते हैं डिस्क्रीट, जो मान लो कि पॉइंट्स में आ सकता हो। इसी तरह कंटिन्यूस डाटा मेरे बच्चे पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। तो ये मेरे बच्चे टाइप्स ऑफ डाटा हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वालिटेटिव डाटा से। याद रखना है क्वालिटेटिव डाटा की आगे जब टाइप्स की बात करूं, मैं बार बार बता रहा हूं, ये सारा एक टाइप क्वालिटेटिव डाटा, और आगे उसकी दो सब टाइप्स। कल जब पूछूंगा बता देंगे ना आप कि डाटा की टाइप्स कितनी हैं? दो, मेन दो। उसके बाद फिर आगे मैं मजीद पूछूंगा क्योंकि वो भी टाइप्स का हिस्सा है। तो डाटा की टाइप्स कौन कौन सी है वाला? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर जो क्वालिटेटिव डाटा की जब बात होगी तो फिर हम उसको मजीद बताएंगे। सर आगे मैं पूछूंगा क्वालिटेटिव डाटा में मजीद टाइप्स बताओ, सब टाइप्स उसकी। फिर हम बताएंगे सर नॉमिनल भी हो सकती है, ऑर्डिनल भी हो सकती है। देखो अभी देखो कितनी दिक्कत होगी। हमने पढ़ तो लिया नॉमिनल ऑर्डिनल, लेकिन इसको दिमाग में रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि अभी हमें इसका पता नहीं ना। जैसे इसका पता चल जाएगा अब दिमाग में इंशाल्लाह रुक जाएगी, लेकिन नहीं पता तो मैं दोबारा पूछूंगा, अच्छा क्वालिटेटिव डाटा की बात बताओ, तो दिक्कत होगी उसको दोबारा रिकॉल करने में, क्योंकि अभी इसके बारे में बताया नहीं कुछ। तो कैसा हो सकता है क्वालिटेटिव डाटा? नॉमिनल भी हो सकता है और ऑर्डिनल भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव डाटा कैसा हो सकता है? डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूस भी। बड़ा डाटा की बात करते हैं क्वालिटेटिव से। क्वालिटेटिव डाटा ऐसा होगा जिसमें कोई नंबर नहीं हो। आपने जस्ट क्या किया होगा, जस्ट ना किसी चीज के बारे में कोई चीज डिस्क्राइब कर दी, कोई फीलिंग्स बता दी किसी को, ये क्वालिटेटिव डाटा होता है। जस्ट एग्जांपल चलें, ये बड़ी एक अच्छी, वो इसमें काफी चीजें बताई गई थी, तो मैंने कहा कि यहीं से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जो आप देख रहे हो, सर हमें ये जो आप पढ़ा रहे हो ना, ये मल्टीमीडिया पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये क्या है? ये क्वालिटेटिव डाटा है। मुझे समझ आ जाएगा कि बच्चों को नजर ही नहीं आ रहा है ये, तो बात समझ रहे? कई बच्चे वो पीछे से आगे आगे बैठते हैं, मैं क्यों भाई जगह क्यों चेंज की, सर ये नजर नहीं आ रहा था। या जो आप देख रहे हो, जो भी चीज देख रहे हो, सर हम देख रहे हैं कि खुदा ना खासा कि पाकिस्तान इसराइल को
क्या करने जा रहा है? एक्सेप्ट करने जा रहा है। खैर, तो जो देखते हो सादा अल्फाज। इसके बाद जो स्मेल करते हो। अब होता है ना कि जस्ट एग्जाम्पल, अज्यूम कर लो कि आप कोई चीज़ खरीदने गए हो, आप खरीदने से पहले उस चीज़ को बाज़ क्या करते हो, उसकी स्मेल चेक करते हो। इससे पता चलता है ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ मान लो कि ये ख़राब हो गई है। तो इस तरह की चीज़ों का हमें पता चल जाता है। अक्सर खरीदने से पहले इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। इवन हम खरबूजों को तो बेचारों को तंग कर करके छोड़ देते हैं, खरबूजा कहना मेरी जान छाड़, या तो खरीदना है नहीं है, वो भी हम सूंघते हैं उसको। तो इससे भी पता चलता है, ये भी तो डाटा ही है ना मेरे। इससे भी पता चलता है कि ये चीज़ खराब हो गया सर। अक्सर घर वाले भी माशाल्लाह जब फ्रिज से पिछले 20 दिन का खाना निकालते हैं, उसके पहले सूंघते हैं। तो थोड़ा सा मसला खराब हो तो फिर वो आप जैसे लोगों को दे देते हैं, ये हजम कर लेंगे। सही हो तो फिर वो खुद भी खाते हैं। तो याद रखना कि फ्रिज से निकाली हुई चीज अगर सिर्फ आपको दे दी गई तो डाउट करना उसमें। वैसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन अगर घर वाले भी साथ शामिल हो फिर बेफिक्र रहें। ये होटलों में भी ऐसे ही होता है। अक्सर होता है ना कि बात आप होटल में कोई खाना खाने जाओ, अगर उस खाना खाने जाओ और वहां पे होटल में बैठे हुए जो उनके एम्प्लॉय भी तो खाने का टाइम होता है ना, वो भी अक्सर खा रहे होते हैं समटाइम। जो वो खा रहे हैं ना वो खा लो। वैसे वो फिर बेफिक्र होके खा लो जो वो खा रहे हैं। तो अक्सर देखो इतना कोई चीज़ बनाओगे लेकिन वो कोई सब्जी खा रहे होंगे कुछ इस तरह का, भाई वो खा लो, वही सही है। बाकी जो भी है वो अल्लाह ही जानता है। तो इस तरह मेरा टेस्ट से भी पता चल जाता है। उसके बाद टेस्ट खट्टा है, मीठा है, फलाना है, ये भी मेरा ये इस तरह का डाटा, ये भी क्या है, क्वालिटेटिव है। ए, ए, मेरी ज़रा थोड़ी सी करीब की निगाह ज़रा इफेक्ट होगी है। तो ये होता है सारा दिन इसको, फिर अगर छुट्टियां हो तो फिर आपके पास डिस्क्रिप्टिव डाटा भी हो सकता है। जैसा डिस्क्राइब करना किसी भी चीज़ को, कि आज की क्लास अटेंड तो की लेकिन कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई, ये क्या है, ये डिस्क्राइब कर रहे हो। पाकिस्तान ने जो भी हो कम से कम फाइट तो की है ना, चाहे हारे हैं लेकिन फाइट तो की है। ये क्या है, ये डिस्क्राइब किया है। तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। इसी तरह मेरे बच्चे कुछ चीज़ सुनते हो, ये भी क्वालिटेटिव डाटा है? मान लो कि यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल, अभी अभी क्या हुआ, एडमिशन ऑफिस में बैठा हुआ था तो राणा साहब की क्लास हो रही थी। वो हमारे जो माशाल्लाह इलेक्ट्रीशियन साहब हैं, जारी बात है मेहनती बंदे हैं, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, पंखे लगा रहे थे साथ वाले रूम में, वो ड्रिल कर रहे थे वहां। अब मेरे बच्चे ये सुन ही रहे थे ना। अब ये भी डाटा, भैया साथ क्लास हो रही है तो यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहा है और वो बेचारे इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो सुना ये भी तो एक डाटा ही था ना मेरे बच्चे, वो टीचर भी कॉल करके कह सकता था, तो ये कुछ सुनने, अब मेरी क्लास इफेक्ट हुई भाई। तो ये भी क्या है, ये क्वालिटेटिव डाटा है। जो फील करते हो, सर मुझे आज बुखार महसूस हो रहा है, सर आज का लेक्चर सुनकर कुछ अच्छा महसूस हो, आज कुछ थोड़ी सी समझ आ रही है। तो ये जो हमारी फीलिंग होती है, ये देखो, पीआईए की बस में चले जाओ तो समझो राजा बस से बैठे हो, पीआईए जहाज होते हैं या राजा बस, एक ही फीलिंग है ना। भाई फलानी उसमें जाओ एयरलाइन में, तो क्या कमाल की, उसमें तो फीलिंग बताते हो आप अपनी। इनका देखो क्लासरूम कितने अनकंफर्टेबल है, फीलिंग ही बता रहे हो ना। फलाने कॉलेज की फीस तो है लेकिन क्लास भी तो है ना। ये बेशर्मी होती है, पढ़ना होता है, थोड़ी देर के लिए आते हैं। इस तरह की चीजों की बेस पे डिसीजन करना सब्जेक्टिव भी। अच्छा देखो, ये भी क्वालिटेटिव डाटा है। अज्यूम कर लो कि राणा साहब की शक्ल पसंद नहीं, ये पढ़ाता भी सही नहीं, ये सब्जेक्टिव होती है मेरे बच्चे, इस तरह की चीज। अच्छा, ये फलानी जो बसें हैं ये नून लीग वालों की हैं, ये हैं ही खराब। ये देखो, है तो क्वालिटेटिव डाटा ना। तो इस बेस पे, अच्छा हारिस रऊफ क्योंकि इसका नून लीग वालों को पसंद करता है, ये उनका फॉलोअर है। इसकी तो इसने जो गाड़ी है उसके ऊपर भी नून लीग की नंबर प्लेट लगाई हुई है, ये है ही फारग प्लेयर है। ये सब्जेक्टिव होता है, आप हकायक नहीं देख रहे। होता है सब्जेक्टिव वो चीज होती है जहां पे आप अपने दिमाग को बीच में ले आते हो, हकीकत की बिना पे चीज नहीं देखते, बल्कि अपना जिस तरह आपका दिमाग सोचना चाह रहा होता है उस तरह उस चीज को देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। राणा साहब के पास मान लो कि यार जैसे जैसे सीएफई में पीआरसी कर लो, कैफ तो इनका फारग है कि तो पता लगा, बस मेरा दिल के अंदर। इट्स ओके, सर समझा रहा हूँ आपको। तो बड़े सारे बच्चे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। इट्स ओके, हर बंदा अपने अपने बेनिफिट को देखे। अगर उनके वालदेन के पास बड़ा अन्यवा पैसा है कहीं पे अन्यवा जाके लगा सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर खुदा न खासा वालदेन बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं तो मेरे बच्चे, आप उनको अभी कमा के नहीं दे सकते लेकिन बचा के दे सकते हैं। तो ये ना इस चक्कर में किसी आपके दोस्त ने क्या कह दिया, कि आपके दोस्त ने कह दिया फलाने में, मैं ये नहीं कहता अल्लाह माफ करे, सारे एक चीज दिमाग में रखना, जितने मार्केट में टीचर हैं बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं आपको कि आपका पेपर पास हो जाए। कोई टीचर, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, डिस्क्लेमर दे दिया कि इस तरह की बात हो ही नहीं सकती कि सीए कोई पढ़ा रहा हो और खुदा ना खासा वो मेहनत ना कर रहा, वो खुद भी एक आधे सेशन में वो आउट हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, बस मैं कह रहा हूँ कि ये ना हो, साइकी मैच करने की कोशिश करें डेफिनेटली। मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, कई बच्चों को नहीं पसंद कि नहीं सर आप तेज तेज बोलते हैं। तो मैं थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं एक लफ्ज बोल के अब अगले लफ्ज बोलने में सोचूं, है तो फिर आप कहेंगे सर इससे तो बेहतर है कि हम
कहीं और ही फिर सर आपके रिकॉर्डर ले लेते हैं सर, उसमें आपको 2 पे रख के सुनेंगे। इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। खैर वापस है, तो सेंसस भी मेरे बच्चे, ये तो खैर ये सारा वो आपको पता है कि वो 5 सेंसस दोबारा आ जाती है उसमें। ले बेटा, क्वालिटेटिव डाटा कितनी तरह का है? 2 तरह का, नॉमिनल भी है और ऑर्डिनल भी है। अब इसमें हमने फर्क देखा कि नॉमिनल क्या है तो जाहिर बात है इसमें नंबर तो है नहीं। क्वालिटेटिव डाटा की बड़ी वाज़ेह निशानी है कि ये डिस्क्राइब किया जाता है, इसमें फीलिंग्स बताई जाती हैं, इसमें कैटेगरीज बताई जाती हैं, लेकिन इसमें नंबरिंग नहीं होती कभी। अगर नंबर आ गया तो उसको कभी भी आपने क्वालिटेटिव डाटा नहीं करना। हाँ, बात कर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों बीच में हो सकता है मिक्सचर। लेकिन खैर वापस है, कहता है कि नॉमिनल डाटा क्या है। नॉमिनल डाटा में मेरे बच्चे क्या होगा, जैसे जस्ट एग्जांपल आप कहता है कि जब हम डाटा की कैटेगरीज बना देना वो नॉमिनल डाटा होता है। नंबरिंग ना हो लेकिन कैटेगरीज हो, और कैटेगरीज ऐसे बनाए कि उन कैटेगरीज में अच्छे और बुरे की तमीज ना हो। जब हम डाटा की कैटेगरीज बना दें और उस कैटेगरी में अच्छे और बुरे की तमीज ना हो तो इसको क्या बोलेंगे, ये नॉमिनल डाटा है। और अगर हम डाटा की कैटेगरीज बना दें और उसमें अच्छे और बुरे की तमीज रखें उसको ऑर्डिनल डाटा बोलेंगे। यानी कि इस क्वालिटेटिव डाटा हमें पता चल गया जिसमें न्यूमेरिकल या फिगर्स शामिल ना हो। फिर आगे इसकी 2 टाइप्स में, ऑर्डिनल और नॉमिनल, दोनों में कैटेगरीज हैं। यानी कि डाटा की हम कैटेगरीज बताते हैं इसके अंदर अल्फाज में। लेकिन इनमें फर्क क्या होगा, जो नॉमिनल डाटा होगा उसमें कैटेगरीज तो होंगी लेकिन कैटेगरीज में सब लोग बराबर होंगे, उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होगा, कोई तगड़ा माड़ा नहीं होगा। और जो ऑर्डिनल डाटा है इसमें मेरे बच्चे तगड़ा माड़ा अच्छा बुरा ये सारा हो सकता है। यानी कि जो फर्क होगा वो डिफरेंस किसका है, ऑर्डर का। दोनों में नॉमिनल और ऑर्डिनल में अगर कोई बंदा पूछ ले किसका फर्क होगा, ऑर्डर का, तरतीब का। कैटेगरी दोनों में है लेकिन यहां पे अच्छे और बुरे की बेस पे मेरे बच्चे उसकी कैटेगरी बनाई जाती है, वहां पे अच्छे और बुरे की तमीज के बगैर कैटेगरीज बनाई जाती है। जस्ट एग्जांपल, मान लो कि यहां पे अगर हम इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्या भाई बताओ आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, किसी का ए निकलेगा, किसी का बी पॉजिटिव निकलेगा, किसी का ए नेगेटिव या बी नेगेटिव जो भी है वो निकलेगा। क्या इनमें पता चलेगा अच्छा बुरा कौन सा है? नहीं, ये नहीं होता, इसकी कोई कैटेगरी नहीं होता। आप कहेंगे नहीं नहीं सर बी नेगेटिव, वो भैया जिसका होता है उससे पूछो ना कितना अच्छा है बेचारा, कहेंगे वो बड़ा रेयर होता है, बड़ा कीमती है। कीमती नहीं मेरे बेचारा, अल्लाह माफ करे, जब उसका कोई उसको खून की जरूरत पड़ जाए ना तो वो बेचारा सबसे ज्यादा उस वक्त मजलूम कह लें, महकूम कह लें, या जो भी कह लें, वो लग रहा होता जिसका खून ही नहीं मिल रहा होता कोई था। तो इस तरह मेरे बच्चे ये ना, ये कोई इसकी अच्छे बुरे की कोई कैटेगरी नहीं होती। इसी तरह मान लो कि अगर हम जेंडर्स की बात करें, मेल है फीमेल है, अल्लाह माफ करे, क्या हम कह सकते हैं ये मेल अच्छे हैं फीमेल बुरे हैं, या फीमेल अच्छे हैं मेल बुरे हैं? ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती। अगर बनाने की कोशिश की ना पुत्र 6 महीने लगे ना कि दोबारा कॉन्सेप्ट सीधा करने वास्ते, नहीं नहीं होती है, ठीक है फिर कर लो, तो इसमें कोई तफरीक नहीं होगी। इसी तरह कहता कि मैरिटल स्टेटस की बात करें, कोई सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, इसमें कोई तो फर्क नहीं होता कि इसमें अच्छा बुरा कौन सा है। हाँ कैटेगरी है, मैरिड कौन से हैं, अनमैरिड कौन से हैं, डाइवोर्स कौन से हैं, तो इसमें कैटेगरी बन रही है लेकिन अच्छा बुरा इसमें कोई तफरीक नहीं है। तो लेकिन जो ऑर्डिनल डाटा है इसमें भी कैटेगरी बनेगी, लेकिन इसमें वह अच्छा बुरा लाजमी नहीं, अच्छा बुरा ही, तगड़ा माड़ा सारे के लिहाज से। जस्ट एग्जाम्पल, वो कहता है कि अगर हम बात करें, आप लोगों से हमसे फीडबैक लेने आते हैं तो फीडबैक के आगे लिखा होता है कि टीचर टाइम पे आता है, उस इस तरह की बात। आगे उन्होंने लिखा होता है कि भाई ये 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई 1 या 3 ऑप्शन है, कुछ इस तरह का। क्या टीचर से सेटिस्फाई हो? तो आगे 3-4 ऑप्शन आ रहे होंगे, उसमें आ रहा होगा कि सर सेटिस्फाई हैं, लेकिन सिर्फ सेटिस्फाई हैं, किसी और को नहीं कहेंगे आजा तू भी इस क्लास में आकर एडमिशन ले ले। ये भी एक लेवल है। एक लेवल वो न्यूट्रल है, ना सेटिस्फाई ना कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है, जिन्हें के पैसे देते रहे उन्हीं की समझ आ रही है। ऐसे भी होते हैं। उसके बाद एक तीसरी करेगी, भाई पैसा बर्बाद। हैं? देखो अच्छे बुरे की समझ आ रही है ना। और तीसरा क्या है, बड़ा खुश है, लोगों को भी कह रहा है कि आजा भैया कमाल का टीचर है, आप भी पढ़ लो यहां से। तो ये मेरे बच्चे इसमें कहीं ना कहीं कैटेगरीज भी हैं और उनमें तफरीक भी है। इसी तरह अगर हम बात करें, जैसे अगर हम कहें ये बंदा मैट्रिक है, ये बंदा इंटरमीडिएट है, ये ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या इनमें तफरीक है? बिल्कुल है, कैटेगरीज हैं और ये तफरीक भी है। अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं सर मैट्रिक और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों बराबर होते हैं, पाकिस्तान में है, लेकिन मुहज्जब माशरों में इस तरह का मामला नहीं होता। पाकिस्तान में तो आपको पता है रौले कौन, बस हाथ पैना चाहिए है। ਤੁਸੀਂ अनपढ़ हो तो वजीर आजम भी बन सकते हो, ਤੁਸੀਂ जेलों च रह के वजीर आजम सदर भी बन सकते हो। उसके लिए तो मेन क्राइटेरिया जेल में रहना है, इसलिए तो इमरान खान जेल में, ताकि वो सदर बन सके ताया। नहीं बेटा। इसी तरह कहता कि
ये जो हमारे रैंकिंग्स होती हैं, होता ना कि चाहे वो फौज है, चाहे पुलिस है, या कोई भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रैंकिंग्स होती हैं, इस रैंकिंग में मेरे बच्चे, एक बंदा कांस्टेबल है, एक बंदा मान लो कि एसआई है, एसएचओ है, तो ये रैंकिंग, ये भी क्या है, तफरीक है, कैटेगरीज हैं, लेकिन कोई तगड़ा माड़ा है कि नहीं उसमें? बिल्कुल तगड़ा माड़ा है। नहीं समझ आ रही? हम पढ़ क्या रहे हैं बोला? डाटा की टाइप्स। सबसे पहले हमने क्वालिटेटिव को पढ़ना शुरू किया, जिसमें सिर्फ क्वालिटीज का जिक्र किया जा रहा होता है, उसमें नंबर्स नहीं आते। फिर हमने कहा कि इसमें भी मजीद दो टाइप्स हैं, एक ऑर्डिनल और दूसरा नॉमिनल। फिर हमने कहा कि नॉमिनल और ऑर्डिनल में जो फर्क है वो किस चीज का है? रैंकिंग। कैटेगरीज दोनों में है, लेकिन एक में मेरे बच्चे क्या होता है, एक में ऑर्डर के लिहाज से यानी कि डिफरेंस है रैंकिंग में, एक में कैटेगरीज हैं लेकिन रैंक नहीं है कि कौन सा तगड़े रैंक पे है, कौन सा, यानी कि जिन डिपार्टमेंट्स में भी रैंक होते हैं सब लोग अगर वहां पे की बात करें, वो कौन सा है? वो ऑर्डिनल है। पढ़ लेते हैं ताकि वो थोड़ी सी बताई हुई बातें समझ में आ जाए। क्वालिटेटिव डाटा रेफर टू नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि न्यूमेरिकल तो कभी बीच में नहीं आएगा, दैट डिस्क्राइब क्वालिटी। अब अगली बात याद रखनी, क्वालिटेटिव डाटा क्या डिस्क्राइब करता है? ये क्वालिटीज बताता है, करेक्टरिस्टिक्स बताता है। जस्ट एग्जांपल, आज बीएलडी के लेक्चर में कौन कौन बैठा हुआ था? याद है? हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी पढ़ना शुरू की थी, अल्फाज में बयान कर रहे थे ना, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, उधार ले सकती है, उधार वापस भी खुद करेगी, ये सारा क्या था? ये मुझे कौन सा डाटा था? ये क्वालिटेटिव डाटा था। तो ये क्या करता है? किसी चीज की करेक्टरिस्टिक्स या उसकी क्या बताता है? क्वालिटीज बताता है। आप बहुत अच्छे हो, आपको एक दफा कोई बात बताई, आपकी समझ में आ जाती है, ये क्या है? आपकी क्वालिटी। आप माशाल्लाह क्लास में बड़े रेगुलर हो, ये क्या है? क्वालिटी। आप हमेशा टेस्ट देते हो, ये क्या है? क्वालिटी। लेकिन मैं शायद ख्वाब देख रहा हूं, अभी आंख खुलेगी, ये सब कुछ उल्ट हो जाएगा। कहता है इट इज प्राइमरी। अच्छा, ये याद रखोगे, क्वालिटेटिव डाटा में कभी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं होती। एक बात, ये करता क्या है? डिस्क्राइब क्या करता है? क्वालिटीज। ये एमसीक्यूज में पूछ लेगा वो, क्वालिटेटिव डाटा क्या डिस्क्राइब करता है? नीचे ऑप्शंस आ रहे होंगे, फिर हम किताब ढूंढ रहे होंगे, तो बेहतर नहीं कि यहाँ पे याद करके जाएं। क्वालिटेटिव डाटा क्या डिस्क्राइब करता है? क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स। अगर इट इज प्राइमरली यूज फॉर कैटेगोरिकल और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यानी कि जब हमने कोई कैटेगरीज बनानी हो, जैसे होता है ना कि क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, ये कौन सा न्यूमेरिकल? ये तो क्वांटिटेटिव हो गया ना। क्लास में मेल फीमेल दोनों हैं, ये कौन सा डाटा है? क्वालिटेटिव डाटा है। क्या रखो, कहता है क्वालिटेटिव डाटा कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, देखो उसी कैटेगरी को आगे, यानी कैटेगरी लफ्ज नहीं बोला, उसी टाइप को आगे मजीद वो सब टाइप में डिवाइड कर रहा है। कहता है क्वालिटेटिव डाटा को मजीद दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? नॉमिनल। अब नॉमिनल में क्या होती है? कैटेगरीज, लेकिन उनमें कोई तफरीक नहीं होती। ऑर्डिनल में भी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन उनमें तफरीक होती है, ऐसे ही ना? क्या मुझे बताओ, आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, क्या हम आप में तफरीक कर रहे हैं? अच्छे स्टूडेंट, बुरे स्टूडेंट, फलाने स्टूडेंट, टमकाने स्टूडेंट, सब बराबर हो ना? तो इसका मतलब कैटेगरीज हैं, मेल फीमेल हैं, लेकिन इनमें कोई तफरीक नहीं है। तो ये कौन सा होगा, नॉमिनल या ऑर्डिनल? नॉमिनल। कहता दिस टाइप ऑफ डाटा रिप्रेजेंट कैटेगरीज, ये करता कैटेगरी रिप्रेजेंट है विदाउट एनी ऑर्डर और रैंक, उनकी कोई तरतीब नहीं है। याद रखोगे, सब बराबर, मतलब तरतीब होता है ना, ये है, फिर उससे ऊपर ये है, फिर उससे ऊपर ये है, फिर उससे ऊपर ये है, कैटेगरी बनती आ रही है और उसकी कोई ना कोई रैंकिंग भी है। लेकिन कैटेगरीज हो, लेकिन सब क्या हो? बराबर हो। ये कौन सा डाटा बताएगा? इन्होंने कहता है कि एग्जांपल इंक्लूड जेंडर, मेल फीमेल, इसी तरह मैरिटल स्टेटस जो अभी हमने डिस्कस किया, या ब्लड टाइप। कहता है ऑर्डिनल डाटा क्या है? ऑर्डिनल डाटा लाइक नॉमिनल, ये क्यों लिखना पड़ा? कहता है ये भी रिप्रेजेंट क्या करता है? कैटेगरीज, इसलिए उसको लफ्ज क्या बोलना पड़ा? लाइक नॉमिनल, उसी तरह का है। कहता है कि रिप्रेजेंट कैटेगरीज। अच्छा, ये नाम भी लिखता है तो काम चल जाना, ऑर्डिनल डाटा रिप्रेजेंट कैटेगरीज, क्योंकि बच्चों ने कंफ्यूज हो जाना, सर ये दोनों में कैटेगरी है, तो फर्क क्या हुआ? उसको उसको रेफर कर दिया कि सर लाइक नॉमिनल डाटा जो ऑर्डिनल डाटा, इसमें भी कैटेगरीज होती है। नहीं समझ आ रही? अच्छा, नाम ही आ रही तो बंदा कर भी क्या सकता है? कोई गिद्दत सिंह की थोड़ी है मेरे पास। कहते हैं ऑर्डिनल डाटा लाइक नॉमिनल डाटा रिप्रेजेंट कैटेगरी, बट दीज कैटेगरी हैव ए मीनिंगफुल ऑर्डर, इनका ऑर्डर है यहाँ, यानी कि तरतीब है, यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में। कैटेगरीज में क्या होगा? डिफरेंस होगा, ऑर्डर होगा, वहां पे कोई ऑर्डर नहीं होता, सब बराबर है। कहता है कि ऑर्डर आर रैंकिंग, इनका ऑर्डर या रैंकिंग होगी, however द इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। हाँ, कितना है, 2% 4% फर्क है, वो कहता डिफाइंड नहीं होता। एक बच्चा मान लो सेटिस्फाई है,
दूसरा बच्चा न्यूट्रल है, तीसरा बच्चा डिससेटिस्फाई है। कितना कितना फर्क है इनमें, कहीं नहीं पता चलेगा। क्या चल सकता है? एक बंदा मान लो कि कांस्टेबल है, एक अज्यूम कर लो एएसआई है, कितना फर्क है इसमें? कोई है कोई मेजरमेंट? मेजरमेंट नहीं होती, डिफाइन नहीं कर सकते फर्क। कैसे कर सकते हो? क्या तरीकाकार है? ओहदा है ना, बस नहीं, ओहदा है। और इसमें कोई कोई मेजरमेंट नहीं होती इसमें, इसके अंदर। वो यार वो तो स्केल ने तो इनको डिफरेंस दिया है। वो यार वो पे दूसरी चीजों के साथ लिंक ना करो, क्वालिटेटिव में ही रखो ना उसको। तुम न्यूमेरिकल जोड़ जोड़ कर डिफरेंस पैदा करने और बेशर्म। न्यूमेरिकल क्यों जोड़ रहे हो? बेशर्म क्वालिटेटिव डाटा उसमें वहीं पे रख के कोई डिफरेंस को ढूंढने की कोशिश करें। किस बेस पे? एक बंदा उसकी मान लो कि उसने बेचारे ने मास्टर किया हुआ है, वो क्या है? वो कांस्टेबल है। और एक बंदा जैसे 10वीं पास है, वो ऐसा ही। तो किस में मतलब यहाँ पे कोई पता नहीं चलेगा किस बेस पे डिफरेंस है। पहले कहो। चल ठीक हो गया, बस इन्होंने पंगा ले लो, कोई ना कोई कट लेने की चीज। however इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट देख ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਆ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ। कहेंगे भाई साढ़े बच्चे सच्चे है, कोई ना कोई इंटरवल में कोई डिफाइन हो सकता है इंटरवल है। तो मैं ये लाइन मटा रहा हूँ, पक्की पक्की मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरी बात तो माननी को नहीं आपने। तो फिर दिक्कत है ना, पेपर पास करना है तो मान लो, आखिरी बात मान लो मेरी। इंटरवल बिटवीन देम आर नॉट डिफाइंड। डिफाइन करने की कोशिश की तो फिर ठीक है, वैसे 6 महीने लगेंगे दोबारा इस लाइन को दोबारा याद करने के लिए। मैं हमेशा अल्लाह माफ करे बताता हूँ कि बेहतर नहीं कि मतलब पहली दफा ही समझ ले। कह रहे एग्जाम्पल क्या है इसमें? सेटिस्फेक्शन लेवल, जैसे सेटिस्फाई, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाई। लेकिन कितना फर्क है इसमें? क्या डिफाइन हो सकता है? नहीं। आर एजुकेशन लेवल, हाई स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई डिफाइन नहीं होता इस तरह। डिफाइन करने की कोशिश जो है उस तरह बता रहा हूँ। अभी अभी आपने क्या पढ़ा बोला? टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा में कितनी टाइप्स थी मेरे बच्चे? दो। कौन कौन सी बोला? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा होता क्या है जिसमें नंबर्स ना, और क्वालिटेटिव डाटा की टाइप्स कितनी आगे मजीद? दो। कौन कौन सी बोला? नॉमिनल और ऑर्डिनल। इन दोनों में मेन फर्क क्या है? ऑर्डर, या सादा अल्फाज में रैंक का करें। देखो जिन दो अल्फाजों में और हो ना, उन दोनों का मतलब सेम होता है। अगर पहले की लफ्ज समझ नहीं आ रही और लिख के दूसरा आ गया, उसका मतलब दोनों का मतलब सेम। एंड करके लिखे, फिर इन दोनों के अल्फाजों में मीनिंग्स में फर्क होता है, चाहे ऑर्डर कह लो चाहे रैंक कह लो। याद रखोगे इस बात को? अब अगली बात आगे मेरे बच्चे, क्वांटिटेटिव डाटा। मैंने एक चीज आपको बताई थी, अभी स्लो चलेंगे, टाइम हो गया तो इट्स ओके। कल सब बच्चों के पास किताबें हों। देखो चैप्टर नंबर 1 मैं कह रहा हूं समझ लो, वैसे करेंगे तो बड़े मसले मसाइल। जब एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो पढ़ना है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लो। खाली रीड करवा करवा के तो मेरे बच्चे कोई फायदा नहीं होगा उसका। रीडिंग करना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो मेरे बच्चे कल इंशाल्लाह इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ज़रा थोड़ी सी इसको लाजमी आपने किताब से रिवाइज करके, और लाजमी तौर पे वहाँ पे आपके हाथ में हाइलाइटर होना चाहिए। और अगर किताब यहाँ से आपको कोई भी किसी तरह की एग्जाम्पल दी जा रही हो ना, तो वो एग्जाम्पल मेरे बच्चे आपने क्या करनी है, किताब के ऊपर ही लिखनी है। किसी रजिस्टर को मेरी क्लास में नहीं निकालना। आप रजिस्टर यहाँ पे अलाउ नहीं होता। थ्योरी का पेपर है ना, इसमें रजिस्टर कहाँ से आ गया भैया? जो लिखना किताब के ऊपर लिखो। हाँ किताब बेचनी है तो अगले बंदे को बता देना भाई 10/10 नहीं है, इसके ऊपर मेरे कुछ लिखा हुआ है, उसको भी फायदा हो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है।